बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th मैथ के चैप्टर नंबर 9 की वो वाली एग्जांपल्स जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसकी एग्जांपल नंबर 1 से लेके एग्जांपल नंबर 12 तक, यानी जो पहली 12 एग्जांपल्स हैं ना, वो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो जो भी एग्जाम्पल स्मार्ट सिलेबस में शामिल है उनसे आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे अगर हम पंजाब बोर्ड ने जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है उसकी ही बात करें तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 11 को उसने एज शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि इसी चैप्टर की एग्जाम्पल नंबर ये जो 6 है ना, इसका फर्स्ट पार्ट एज लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ इन एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना चाहिए। अब जहाँ तक बात है एक्सरसाइजेज की, तो एक्सरसाइजेज इस चैप्टर की तमाम हम ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ना सिर्फ एक्सरसाइजेज को सॉल्व किया था बल्कि जो सिमिलर फिगर्स है या जो भी टॉपिक्स उस एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल हुए हैं उनके ऊपर काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट लिया। तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन एक्सरसाइजेज में जाकर उन कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। अभी जो ज़रूरी बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है, जिसके ऊपर कम लोग ही बात करते हैं। ठीक है, एक कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ सिमिलर फिगर्स से रिलेटेड। तो थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें सिमिलर फिगर्स के बारे में, जैसे ये आपको दो फिगर्स नज़र आ रही हैं, तो ये कौन सी फिगर्स हैं? ये ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, बेसिक शेप है पॉलीगॉन की ट्राइंगल्स। आपको नज़र आ रहा है एक का साइज़ छोटा है एक का बड़ा है, इसी तरह कलर भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो अगर आम और सादा अल्फाज में हम बात करें सिमिलर फिगर्स की, तो हम कहते हैं कि ये ऐसी फिगर्स होती हैं जिनका यानी कि शेप एक जैसी होती है। शेप एक जैसी, जैसे अगर एक ट्राइंगल है तो दूसरी भी उसी तरह की मिलती जुलती ट्राइंगल है। इसी तरह अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल है। इसी तरह अगर एक कोई रेक्टेंगल है तो दूसरी भी रेक्टेंगल है। यानी कि जिनकी शेप सेम हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि साइज़ सेम हो। ये आम और सादा अल्फाज में हम तारीफ़ करते हैं। ठीक है, शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ डिफरेंट हो सकता है, कलर डिफरेंट हो सकता है, टेक्सचर या जिस मटेरियल की बनी हुई है वो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं सिमिलर फिगर, आम और सादा अल्फाज। लेकिन जब हम मैथ में पॉलीगॉन की बात करते हैं, पॉलीगॉन से मुराद जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, इसी तरह स्क्वायर वगैरह, पेंटागन, ये सारी क्या होती हैं? ये पॉलीगॉन्स होती हैं। तो पॉलीगॉन की बात करते हैं तो उसमें मैथमेटिकली दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। जैसे मैं इन ट्रायंगल्स को अगर लेके चलूँ तो इस ट्रायंगल को चलो मैं नाम दे लेता हूँ, लेट्स से कि ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है, जबकि ये ट्रायंगल मैं कहता हूँ डी ई एफ है। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ट्रायंगल ए बी सी के जितने भी एंगल्स हैं वो ट्रायंगल डी ई एफ के एंगल्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके इक्वल होने चाहिए, यानी उनका मेजर सेम होना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि फ़र्ज़ किया ये छोटी ट्रायंगल का है तो इसका एंगल छोटा है और ये बड़ी है इसका एंगल बड़ा हो। ठीक है, मेजर डिफरेंट हो तो फिर वो सिमिलर नहीं होती। लेट्स से कि जो वर्टेक्स ए पे बनने वाला एंगल है और ये जो वर्टेक्स डी पे बनने वाले एंगल हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आमने सामने, तो इनके मेजर आपस में सेम है। इसी तरह बी पे बनने वाला एंगल और ई पे, वर्टेक्स ई पे बनने वाले ये जो दो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह वर्टेक्स सी पे बनने वाला एंगल और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वर्टेक्स एफ पे बनने वाला एंगल, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हों। सिमिलर फिगर्स है, पॉलीगॉन्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बाकी शेप्स की भी यही कंडीशन होगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी ये जो साइड लेंथ है, साइड लेंथ तो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इनकी जब रेशो लें तो वो आपस में इक्वल आए। अब रेशो से क्या मुराद है? लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसकी जो लेंथ है ना वो 2 यूनिट्स है। चले बढ़ा लेते हैं इसको। इसकी लेंथ फ़र्ज़ किया कि 3 यूनिट्स है और इसकी लेंथ जो है वो 6 है। इसी तरह ये जो लेंथ है मैं कहता हूँ 2 यूनिट्स है, ये 4 है। फ़र्ज़ किया ये जो लेंथ है BC ये 1 है, तो ये मैं कहता हूँ कि ये 2 है। अब रेशो हमने लेनी है, रेशो से मुराद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो। जैसे ये ए बी हॉरिजेंटल है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये होगी डी ई। तो इनकी जब मैं रेशो लेता हूँ तो 3/6, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आ जाता है मेरे पास 1/2। उसके बाद अब ये जो ए सी साइड आपको नज़र आ रही है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड होगी डी एफ। इनकी रेशो लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने क्या किया कि ये जो छोटी ट्रायंगल थी ना उसकी साइड को ऊपर रखा है। तो अब दूसरी जब रेशो लूँगा उसमें भी उसी आर्डर को मैंने मलहूज़े हाथ पर रखना है कि जो छोटी ट्रायंगल है उसी की साइड ऊपर आनी चाहिए। तो इसकी रेशो में लिखता हूँ 2/4। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये भी 1/2 आती है। इसके बाद ये जो सी है बी सी साइड है और ये जो ई एफ साइड है ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, इनकी रेशो लें। तो छोटी की साइड लेंथ को मैंने ऊपर लिया और बड़ी की साइड लेंथ को नीचे। अब ये सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी,
तो ये भी 1/2। आप देखें इन तमाम की जो रेशो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो इक्वल आ गई। तो अगर ऐसी शेप्स या पॉलीगॉन्स हों जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ भी आपस में इक्वल हो, रेशो बल्कि इक्वल हो, तो फिर हम कहते हैं वो जो शेप्स हैं या जो पॉलीगॉन्स हैं या जो फिगर्स हैं वो आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, दो कंडीशन बताइए, एक तो एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, लेंथ डिफरेंट हो सकती है लेकिन उनकी जब रेशो लें तो वो आपस में इक्वल है। इन दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं वर्ड्स में बयान कर दूँ तो टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, कि ये कब सिमिलर होती हैं, इफ़ द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब कि उनकी रेशो आपस में इक्वल हो, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है उनके मेजर्स आपस में इक्वल हो। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं ना, तो ट्राइंगल्स में इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो दूसरी खुद ब खुद हो जाती है। यानी अगर आपको ये पता चल जाए कि इस ट्राइंगल के एंगल्स और इस ट्राइंगल के एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो फिर आपको रेशो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। ठीक है, या फिर आप इनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशो मालूम करते हैं और वो आपस में इक्वल आ जाती है, तो फिर आपको एंगल्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो जो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, क्योंकि दूसरी कंडीशन खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन जब तीन साइड से बड़ी पॉलीगॉन की हम बात करते हैं, मसलन रेक्टेंगल की ही हम बात करते हैं, तो उसमें फिर आपके लिए ज़रूरी है कि दोनों कंडीशन को चेक करना। ट्राइंगल में दोनों कंडीशन को चेक करना ज़रूरी नहीं, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों कंडीशंस को चेक करना ज़रूरी है। क्यों, उसकी मैं वजह आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब रेक्टेंगल में आपको ये पता होना चाहिए कि हर एंगल 90 का होता है, तभी उसको रेक्टेंगल कहते हैं कि हर एंगल 90 का है। फिर यहाँ पे हर एंगल 90 का है, यहाँ भी हर एंगल 90 का है, तो इसका मतलब एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। फिर हम इनकी साइड्स की रेशो लेते हैं, तो इस साइड की रेशो मैं लेता हूँ इसके साथ, तो मैं लिख लेता हूँ 2/4, और फिर ये जो विड्थ है इसकी रेशो लेता हूँ इसके साथ, तो 1/2। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये भी 1/2, इसका मतलब रेशो इक्वल आ गई। तो ये आपस में क्या है, सिमिलर, साइज चाहे छोटा बड़ा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ इस जो बड़ी रेक्टेंगल है इसका साइज़ बढ़ाने के बजाय सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ा दूँ। यानी लेंथ पहले क्या थी, पहले थी हमारे पास 4, अब मैंने 6 कर दी, जबकि जो विड्थ है वो सेम रही है। एंगल्स भी सेम रहेंगे, क्योंकि देखिए ये हॉरिजॉन्टली रखी है मैंने साइड, है ये वर्टिकल, तो एंगल भी 90 करे, तो एंगल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब आप देखें तो इनकी जो साइड्स की रेशो निकालें, जैसे इस साइड की इसके साथ रेशो निकालता हूँ तो 2/6, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/3, जबकि इन साइड्स की रेशो निकालें तो ये 1/2 आ रही है, तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, हालांकि एंगल्स आपस में इक्वल थे, तो फिर हम कहेंगे ये सिमिलर नहीं है। यानी जब तीन साइड से बड़ी पॉलीगॉन की बात आती है ना, तो फिर आपने दोनों कंडीशंस को लाजमी चेक करना है। जब ट्रायंगल की बात आती है तो एक कंडीशन आप अगर वेरीफाई करते हैं दूसरी खुद ब खुद हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है वो इस तरह का केस नहीं बनता कि आप सिर्फ लेंथ बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ की तो उससे फ़र्क पड़ रहा है, या सिर्फ विड्थ बढ़ा रहे हैं तो फ़र्क पड़ रहा है। जब ज़्यादा मतलब तीन से ज़्यादा साइज वाली पॉलीगॉन्स की बात करें तो फिर दोनों कंडीशंस को हमने देखना है। तो ये थोड़ी-सी कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप देखेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो हम एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आप चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 बेसिकली प्रूफ ही है। तो इसकी स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो कहता है इफ़ वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर पैरेलल, कि एक पेयर है साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 7 में आपने पढ़ा है कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हों, यानी कि इस तरह की लाइंस की क्या खासियत होती है कि इनका हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है ना आपस में वो सेम होता है और कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं करती, तो इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो कहता है दो ट्रायंगल्स हैं, उनमें दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में पैरेलल है। जैसे आप इस फिगर पे गौर करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ए बी, और ये जो एरो होता है ना ज्योमेट्री में, इसका मतलब ये होता है कि ये पैरेलल लाइंस को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है कि जब किसी साइड के ऊपर इस तरह का एरो बना उसका मतलब ये है कि वो किसी के पैरेलल। जैसे ये सी डी है तो इसके ऊपर भी ये एरो बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों साइड ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो कहता है देन द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड एज शोन इन द फिगर। तो कहता है जब जिस तरह ये फिगर में ट्राइंगल्स बनी है ना, इस तरह की ट्राइंगल्स जो बनती है ना वो आपस में सिमिलर होती है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो देखें ये किस तरह की ट्राइंगल्स बनी है कि दो साइड्स हमने पैरेलल रखी। अब इस साइड का ये वाला एंड पॉइंट, ठीक है, दूसरा जो पैरेलल लाइन थी उसके अपोजिट एंड पॉइंट से मिलाया, यानी इसके बिल्कुल ये जो सामने वाला है उससे नहीं मिलाया, इसको जाके मिला दिया इससे। और इसी तरह इस साइड का ये वाला डी जो एंड पॉइंट है वो दूसरी जो पैरेलल लाइंस है उसके अपोजिट एंड पॉइंट से जाकर मिलाया, यानी इस तरह इनको आपस में मिलाया कि ये एक दूसरे को कट कर रही है, क्रॉस कर रही है।
तो कहता है इस तरह से फिर जब हमारे पास दो ट्रायंगल बनती है ना, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, एक ये ऊपर ट्रायंगल बन रही है बड़ी, और एक ये जो नीचे छोटी ट्रायंगल बन रही है, तो ये आपस में सिमिलर होती हैं, इसको हमने प्रूव करना है। तो कैसे सिमिलर होती हैं? तो जैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया कि ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए प्रूफ आप दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दें तो वो प्रूफ हो जाता है कि वो सिमिलर है। या तो आप दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स प्रूफ कर दें कि इन दोनों ट्रायंगल्स के ये जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उससे पता चल जाता है, दूसरी को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप इनकी ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनकी रेशो मालूम करें और देखें क्या रेशो सबकी इक्वल आती है। तो अगर इक्वल आ जाती है तो फिर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक के ऊपर चूँकि दोनों कॉन्सेप्ट उसने यूज़ किए हैं तो मैं दोनों से आपको करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो साइड्स गिवन है तो हम साइड्स वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन भी होती है, जैसे एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस देखे थे कि साइड्स लेंथ हमें गिवन नहीं है तो फिर हमें एंगल्स की तरफ ही जाना पड़ता है। तो बहरहाल आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब एंगल्स को हम पहले करते हैं प्रूफ। उसके लिए देखें, पहली चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए कि जो हमारे पास एंगल्स है ना, ये क्या कर रहा है कि दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। जब इस तरह दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं ना, तो ये जो अपोजिट साइड पे एंगल बनते हैं, अपोजिट एंगल कहते हैं और वर्टिकल एंगल्स भी कहते हैं, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इनके मेजर्स बराबर होते हैं। इसी तरह ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं डबल आर्क से शो कर देता हूँ, और ये वाला, ये आपस में इक्वल होंगे, जिनको कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। आप ये देखें, ये लाइन और ये आपस में कट कर रही हैं यहाँ पे ओ के ऊपर। इसका मतलब है ये जो ऊपर बड़ी ट्रायंगल की हम बात करें तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, और नीचे छोटी ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। एक एंगल का हमें पता चल गया कि ये आपस में इक्वल है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? ज़ाहिर है आपने पेपर में लिखना है। तो आपने ये जो एंगल है ना, ये वाला ऊपर वाला बांधा, इसको लिखना है COD, ठीक है, 3 लेटर्स यूज़ करने हैं। इसको सिर्फ इस तरह नहीं लिखना कि एंगल हो, ठीक है, उसकी वजह क्योंकि ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। तो अगर आप सिर्फ एंगल ओ लिखेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि आप ऊपर वाले एंगल की बात कर रहे हैं या नीचे वाले। अगर डिफरेंट वर्टेक्स हो ना, जैसे ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं जस्ट इस तरह एंगल सी, ठीक है, ये एंगल की सिंबल है। लेकिन आपने जब कॉमन वर्टेक्स पे कोई एंगल बांधा है ना, तो फिर उसको 3 लेटर से लिखना है, और जहाँ पे एंगल बांधा है वो लेटर आपका दरमियान में आना चाहिए, यानी आप लिखेंगे COD, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं DOC, जिस तरह मर्जी लिख लें। तो हम लिखेंगे ये जो एंगल COD है और ये जो एंगल AOB है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा एंगल COD एंड एंगल AOB, ये क्या है, वर्टिकल एंगल्स है, ठीक है, वर्टिकल एंगल्स है। तो इसका बात का क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के मेजर्स आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा मेजर ऑफ COD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB। तो पहली बात हमें ये पता चल गई कि एक एक एंगल इनका आपस में इक्वल है। अब इसके बाद बाकी भी हमें एंगल्स अब इक्वल प्रूफ करने हैं। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपने याद रखना है, क्लास 8 में शायद आपने पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, उनको एक लाइन आके कट करे इस तरह, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन आके कट कर रही है। तो फिर ये जो लाइन की अपोजिट साइड पे, जैसे आपको ये ग्रीन कलर में एंगल नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, इस लाइन की अपोजिट साइड पे, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो दोनों लाइंस के दरमियान यानी कि इंटीरियर में, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, अपोजिट साइड पे बना है, और ये इसकी अपोजिट साइड पे, तो दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान है, जिनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड पे हैं और चूँकि दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, तो इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें जेड एंगल भी कहते हैं। जैसे आप देखें तो ये जेड की शक्ल बनेगी इस तरह, इस तरह, या आप इस तरह बना लें, यानी कि सीधा जेड चले बनाते हैं इस तरह, तो ये जेड की शक्ल बन रही है। तो ये समझ लें कि जैसे मैं इधर अलहदा एक जेड की शक्ल बनाता हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये चूँकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो हम कह सकते हैं ये जो AD साइड है, एक AD लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम एक्सटेंड करें ऐसे और इसको भी एक्सटेंड करें तो ये इनको क्या कर रहे हैं, कट कर रही है दोनों लाइन्स को।
तो यहाँ भी आप देखें तो जेड की शक्ल हम बना सकते हैं इस तरह, ये जेड की शक्ल बन रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, यानी एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल है। ठीक है, इसको आपको 3 लेटर से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इसी तरह आप जेड की शक्ल इधर भी बना सकते हैं। वैसे तो 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल हो जाए तो तीसरा खुद बहुत हो जाता है, वो मैंने एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। पर अभी मैं इधर भी जेड की शक्ल बना सकता हूँ इस तरह। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल सी डी है कि ये जो ए बी साइड थी और ये जो सी डी साइड थी ये पैरेलल थी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल बी है और सी, यानी ये जो सी पे बन रहा है और ये जो बी पे बन रहा है, ये आपस में इक्वल है और एंगल ए और डी आपस में इक्वल है। अब देखें तीनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल सिमिलर, दस बाय एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम इसे कहते हैं कि जिसमें 2 एंगल्स भी इक्वल हो, तीसरा खुद बहुत हो जाता है, तो उसको हम फिर कहते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये प्रूफ हो चुका है, लेकिन चूंकि दूसरे मेथड से भी किया हुआ है, तो दूसरे मेथड क्या होना था कि हमने देखना था कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल आती है या नहीं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पे अब आपने फोकस करना है। जैसे ये ए बी साइड है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है सी डी, तो इन दोनों की हम रेशो लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं द रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो लिखते हैं जी कि ए बी बटा सी डी, रेशो का मतलब होता है बटे में लिखना। मैंने ए बी और ये सी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो लिखी। अब दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, दूसरी हम कह सकते हैं कि ये जो ओ ए है या ए ओ कह लें, और ये जो ओ डी या डी ओ कह लें, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इनकी रेशो लिखी। ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह पे तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये जो बी ओ है या ओ बी कह लें, और ये जो सी ओ है या ओ सी कह लें, इनकी रेशो लिखनी। अब ये आपस में इक्वल आ गई तो हम कहेंगे ये सिमिलर है। तो इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी 3 है, और सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी 4.2 है। तो ये वैल्यूज़ हमने लिख दी। फिर ए ओ क्या है, ए ओ देखें आप 2 है, और ओ डी क्या है, ओ डी आप देखें 2.8 है, तो इनकी वैल्यूज़ लिख दी। फिर इसके बाद बी ओ 2.5 है और सी ओ या ओ सी 3.5 है, तो इनकी वैल्यूज़ लिखी। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना, देखना क्या वैल्यूज़ इक्वल आती हैं। एक तरीकाकार तो ये है कि आप कैलकुलेटर पे इनको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर मौजूद है कैसियो का, जैसे ये आपको शो हो रहा होगा, तो आप इसको यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर इस तरह का कैलकुलेटर ले लें। ये फ्रैक्शन में आंसर दे देगा। जैसे मैं लिखता हूँ 3 और इसको डिवाइड किससे करना है, मैंने करना है 3 को डिवाइड 4.2 से। तो 4.2 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो आपके पास क्या आ रहा है कि 5/7। ठीक है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो पहली आपके पास आई है सिंप्लीफाई होकर रेशो, वो क्या आई है 5/7। आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, इस कैलकुलेटर पे भी डेसिमल में हो सकता है अगर आप एसडी का बटन प्रेस करें। तो अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है तो उस पर कुछ इस तरह आंसर आएगा, तो आप 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा देख लें, दूसरा भी आप 2 को डिवाइड करेंगे आप किसके साथ, 2 को हमने डिवाइड करना है 2.8 के साथ। तो 2.8 से जब हम डिवाइड करते हैं तो देखें वही आंसर आपको देगा। मैं इधर लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 2.8, या आप इसके ऊपर देखें ये फ्रैक्शन का ऑप्शन भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी 5/7। इसी तरह बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी भी चेक करेंगे तो ये सारे 5/7 रेशो इक्वल आ गई, तो हम कह देंगे यार जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। तो ट्राइंगल के केस में दोनों कंडीशन चेक करना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक भी कंडीशन काफ़ी है, लेकिन यहाँ हमने दोनों मेथड से आपको करवा दिया। इसके बाद आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट है इन द ट्राइंगल्स एक्स बी सी, कि एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, ये एक्स वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी, यानी एक्स बी सी, ये जो ऊपर छोटी ट्राइंगल आपको बनती हुई नज़र आ रही है इसकी बात कर रहा है। एंड एक्स डी ई, और वही कॉमन वर्टेक्स है दोनों में, एक्स और एक वर्टेक्स डी है और एक ई है, यानी ये जो नीचे ट्राइंगल आपको बनती हुई नज़र आ रही है इसकी बात कर रहा है। तो कहता है ये 2 ट्राइंगल्स हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, के 2 वेरिएबल्स हैं। एक्स क्या है, ये साइड बी सी की लेंथ को शो कर रहा है, और वाई क्या है, वाई हमारे पास ये साइड एक्स डी की लेंथ को शो कर रहा है। ये 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, बाकी वैल्यूज़ उसने दी है। तो शेप देखें बिल्कुल उसी तरह से मिलती जुलती है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया कि 2 साइड्स पैरेलल है। पैरेलल कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये देखें एरो बना हुआ है और इधर भी एरो बना हुआ है, इससे हमें पता चल गया कि ये 2 साइड्स पैरेलल है। तो उसमें हमने बाकायदा तौर पे प्रूफ किया था कि जब इस तरह की शेप हो कि 2 साइड्स पैरेलल हों तो वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है।
तो यहाँ पे हम प्रूफ नहीं करेंगे अलहदा से, बल्कि जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की है उसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि उसको इस्तेमाल करते हुए हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पूरा काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे जी कि सिंस बी सी इज़ पैरेलल टू ई डी, ये जो अलामत होती है ना पैरेलल की है, अगर आपको नहीं याद रहती तो आप वर्ड यूज़ कर लें कि साइड बी सी पैरेलल है साइड ई डी के, ठीक है। ये वाली साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और ये देखें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलैरिटी की अलामत है। जैसे अलिफ के ऊपर मद डालते थे बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। तो ट्रायंगल ए एक्स बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एक्स डी ए की। या अगर ना याद रहें अलामतें, वैसे तो आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि MCQs वगैरह में इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, फिर भी आप वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये बता दिया जी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद अब हमने फाइंड करना है एक्स और वाई। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की खासियत ये होती है कि उनकी जो साइड लेंथ होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ, वो आपस में उनकी रेशो इक्वल होती है। तो लिहाजा उस कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करते हुए ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो आपस में इक्वल रखेंगे। तो चूंकि ये सिमिलर हैं, पहले आप रीज़न लिख दें, द रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखें, ये जो पैरेलल साइड हैं ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम लिख सकते हैं बी सी ओवर ई डी, या आपको अगर ई डी ऊपर रखना है तो ई डी भी रख सकते हैं कि ई डी ओवर बी सी नीचे रख सकते हैं, तो जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। बहरहाल मैं इसी तरतीब से अल्फ़ाबेटिकली चलता हूँ कि बी सी की जो साइड है डिवाइडेड बाय ई डी, अब ये किसके इक्वल होगी, कोई और दो ले लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब चलें हम ये वाली ले लेते हैं कि ये वाली, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल है। कि अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है इसमें कि जो रेशो आपने जिस तरतीब से पहले लिया है उसी तरतीब से दूसरी रेशो लेनी है। तरतीब से लेने का मतलब कि ऊपर देखें बी सी साइड हमने लिया है छोटी ट्रायंगल की, तो अब इन दोनों के दरमियान जो रेशो आपने लिखनी है ना बी एक्स और एक्स डी के दरमियान, तो इसको भी उसी तरतीब से लिखना है कि छोटी साइड की लेंथ को ऊपर रखना है और बड़ी की नीचे। अगर आपने पहली रेशो उल्ट करके लिया तो फिर दूसरी भी उसी हिसाब से लेनी होती है। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखें, तो बी एक्स ऊपर आएगा और एक्स डी नीचे। तो इस तरह मैं लिख देता हूँ, एक्स भी लिख लें या बी एक्स लिख लें। इसी तरह अब ये तीसरी रह गई है ये वाली, तो ये इसके इक्वल होगी। तो अब चूंकि छोटी साइड ऊपर एक्स सी है या सी एक्स है और बड़ी साइड एक्स सी है, तो उसी तरतीब से हम रेशो लिखेंगे कि एक्स सी ऊपर और एक्स ई नीचे। अब ये रेशो लिख लिया, अब इनकी वैल्यूज़ हमने लिखनी है। तो मतलब बी सी की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, वो तो एक्स आ जाएगा। इसी तरह ई डी की वैल्यू क्या है 4, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स बटा 4। अब एक्स डी हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है और एक्स डी मालूम करनी है, तो ये 2 बटा वाई आ जाएगा। इसके बाद एक्स सी हमें 1.8 गिवन है और ई एक्स हमें 2.7 है, यानी दोनों की वैल्यूज़ पता है, तो दोनों वैल्यूज़ आप लिख देंगे। अब हमने एक्स और वाई निकालना है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि ये जो के तीनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये इसके इक्वल है, यानी कि ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये भी इसके इक्वल है। ये मैं दोनों को इसी के इक्वल क्यों रख रहा हूँ, उसकी वजह कि इसमें दोनों वैल्यूज़ हमें पता है, ठीक है, और इसमें एक ही नामालूम होगी तो हम मालूम कर लेंगे। इसी तरह इसमें भी एक अननोन है, एक का पता है और इसमें दोनों पता है, तो हम जो एक अननोन है वो मालूम कर लेंगे। आप इन दोनों को आपस में इक्वल आके अगर सॉल्व करने की तरफ जाएंगे तो इसमें देखिए 2 अननोन वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो फिर दोनों को मालूम करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि एक इक्वेशन में से 2 वैल्यूज़ निकालना नामुमकिन है। तो लिहाजा आपने इन दोनों को बारी बारी उसके इक्वल रखना है जिसमें 2 वैल्यूज़ हमें पता है। तो मैं लिख लेता हूँ कि एक्स बटा 4 बराबर 1.8 बटा 2.7, ठीक है। इसी तरह एक इक्वेशन ये बन गई, एक आप ये बना लेते हैं इनकी ग्रीन की और ऑरेंज की। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास बन गई। अब दोनों को अलग-अलग सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। मसलन हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला करना होता है। तो ये 4 तकसीम कर है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, ज़रब कर जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बराबर 1.8 बटा 2.7 ज़रब 4। बाकी काम कैलकुलेटर का है, आप 1.8 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 2.7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने वाई निकालना है, तो वाई चूँकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो अब आप इस तरह करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे एक्स चूँकि ऊपर था तो सिर्फ हम इसको उठा के ले गए थे उधर, तो काम चल गया, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई हो गया 2.7 से। अब आप वाई को अकेला कर लें कि 1.8 मल्टीप्लाई कर रहे हो, उधर जाके इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.7 डिवाइडेड बाय 1.8, ये भी काम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5.4 आएगा। उसको 1.8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाली सिमिलर जो ट्राइंगल्स है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल में वो सिमिलैरिटी ऑफ कोऑर्डिनेटर्स की बात कर रहा है। अब कोऑर्डिनेटर्स क्या होती हैं? कोई भी ऐसी बंद शक्ल जिसकी 4 साइड्स हों, इसे उर्दू में कहते हैं चौकोर के 4 साइड्स वाली। जैसे आप रेक्टेंगल देख लें, स्क्वायर देख लें, इसी तरह रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, इसी तरह काइट है। ये सारी क्या है? इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। इसी तरह ट्रेपेजियम भी है। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेटर कहते हैं आपको दी गई हैं। द कोऑर्डिनेटर ABCD की एक बात कर रहे हैं। ABCD ये छोटी वाली है। हैज़ साइड, अब उसकी साइड लेंथ वो बता रहे हैं। देखें चारों साइड लेंथ, आप फिगर में भी देखें तो चारों साइड लेंथ गिवन है। तो यहाँ भी उसने तरतीब से चारों साइड लेंथ लिखी हुई है। ना भी लिखी हो तो हम फिगर को देख के ही बता सकते हैं कि किस साइड की कौन सी लेंथ है। एंड इट्स एंगल्स, अब एंगल्स की बात कर रहे हैं कि आर मेजर एंगल ए, कि ए के ऊपर जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का। ये ए वर्टेक्स है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये स्क्वायर बॉक्स बना है। तो स्क्वायर बॉक्स जहाँ भी बना हो वर्टेक्स पे, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि वो 90 का होता है। बहरहाल उसने खुद भी मेंशन कर दिया। फिर कहता है मेजर एंगल बी 120 डिग्री। ये जो बी पे एंगल बना है इसकी बात कर रही है। इसको मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ तो इस तरह ये कहता है ये 120 डिग्री है। तो यहाँ भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मेजर एंगल बी इसकी बात कर। फिर मेजर एंगल सी 90 डिग्री, ये सी वर्टेक्स पे वैसे भी स्क्वायर बॉक्स बना है तो आपको नज़र आना चाहिए 90 डिग्री का एंगल। तो 3 एंगल उसने दिए, चौथे का नहीं उसने बताया कि चौथा क्या है, वो बाद में हम खुद मालूम करते हैं। फिर कहता है कोऑर्डिनेटर EFGH, ये जो बड़ी वाली कोऑर्डिनेटर है इसकी अब वो बात कर रहा है। इसकी भी साइड लेंथ उसने सारी डिस्क्रिप्शन में लिखी है और ऊपर फिगर में भी साथ लेबल की है। तो फिगर को देख के भी हम बता सकते हैं कि किस साइड की कितनी लेंथ है। चारों उसने गिवन। अब एंगल्स की बात कर रहा है कि E 90 डिग्री, ये E वर्टेक्स पे वैसे भी स्क्वायर बॉक्स है, 90 का एंगल बन रहा है। F के ऊपर यहाँ भी कह रहा है कि 120, ये वर्टेक्स F की बात कर रहा है। तो यहाँ भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये कहता है ये 120 डिग्री है और इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट कह रहा है एंड H 60 डिग्री। H वर्टेक्स ये है, यहाँ पे तो उसने ये एंगल नहीं था दिया, यहाँ पे ये वाला एंगल दे रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग। ये कहता है ये 60 डिग्री है और G के बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया। ठीक है, यानी दोनों जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उसमें साइड लेंथ तो उसने चारों दे दी है, लेकिन जो एंगल्स हैं 3 दिए हैं, एक मिसिंग छोड़ा। अब वो कहता है प्रूव दैट कोऑर्डिनेटर ABCD इज़ सिमिलर टू कोऑर्डिनेटर EFGH, कि ये दोनों जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, दोनों जो चकोर्स हैं, ये आपस में क्या हैं? सिमिलर है। तो नीचे वैसे उसने मेंशन किया डायग्राम्स आर नॉट ड्रॉन टू स्केल। इस बात का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो 12 सेंटीमीटर लिखा है ज़रूरी नहीं कि ये एक्चुअल में 12 सेंटीमीटर हो, या ये जो 24 सेंटीमीटर लिखा है ये ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल में 24 सेंटीमीटर हो। यानी आपने कोई ज्योमेट्री टूल मतलब लेके, कोई प्रोटेक्टर लेके ये एंगल नहीं मेजर करने बैठ जाना, या ये, क्योंकि ये स्केल के मुताबिक जो शेप्स हैं वो ड्रा नहीं की गई। अगर आप प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो कोई और एंगल आएगा। तो हमने इसको न्यूमेरिकली एंगल्स ये दोनों फाइंड करने हैं। जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब हम 3 से ज़्यादा साइड्स वाली पॉलीगॉन की बात करते हैं तो हमने दोनों कंडीशन चेक कर दी है, यानी सिमिलैरिटी के लिए दोनों कंडीशन चेक करनी है। एक तो एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए और दूसरा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइज़ की रेशो आपस में इक्वल होनी चाहिए। ट्राइंगल में अगर हम एक भी चेक कर ले तो काम चल जाता है, दूसरी खुद बहुत सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन जब ट्राइंगल से ज़्यादा यानी कि 3 से ज़्यादा साइज़ वाली हम पॉलीगॉन्स की बात करते हैं तो दोनों कंडीशन चेक करनी है। अब यहाँ में 3 एंगल्स गिवन है तो चौथा पता होगा तो फिर ही हमें पता चलेगा कि ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं। यानी जैसे देखें ये ए पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई है, ये आपस में इक्वल है। बी वर्टेक्स पे 120 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एफ है, तो ये 120 है, ये इक्वल है। अब सी पे यहाँ 90 बन है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग का हमें पता होगा, अगर 90 है तो फिर ही बता सकते हैं कि इक्वल है। और यहाँ एच पे 60 बन रहा है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डी का पता होगा तो फिर ही हम बता सकते हैं कि इक्वल है। अब वो कैसे मालूम करें? जैसे छोटी कोऑर्डिनेटर की ही बात करें तो पहली बात आपने याद रखनी है कि कोई भी कोऑर्डिनेटर हो उसके चारों एंगल्स का सम, ठीक है, चारों एंगल्स का जब टोटल करते हैं तो वो 360 आता है। जैसे ट्रायंगल में हम बात करते हैं ना कि 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का टोटल करें तो 180 आता है। इसी तरह कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल्स का जब हम सम करते हैं तो कितना आता है? 360। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इस फैक्ट को हम यूज़ करेंगे कि 3 एंगल्स का हमें पता है तो टोटल चारों का सम कितना बनता है? 360। तो 360 में 3 एंगल्स को जब हम माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो चौथे एंगल का हमें पता चल जाएगा। और इधर भी वही काम करेंगे कि 3 एंगल्स का हमें पता है, टोटल बनता है 360, उसमें 3 एंगल्स का सम हम माइनस कर देंगे तो हमें चौथे का पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। तो लिहाजा अब अगर आप डी एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं
तो 360 में आपने 90, 120 और 90 ये तीनों माइनस करने हैं। तो मैं लिखता हूँ कि मेजर एंगल डी क्या होगा, 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 120। तो इनको जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो ये देखें ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया कि ये भी आपस में इक्वल है। उसके बाद अब जी पे मालूम करना है। तो 360 में आपने वही 90, 120 और 60 को आप माइनस करना है। तो 360 माइनस 90 माइनस, यहाँ पे मैं गलती कर गया हूँ, यहाँ पे होना चाहिए था एक 120 और एक 60। ठीक है, तो अब ये जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। तो लिहाजा हमें पता चल गया कि ये भी 90 है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग सी भी 90 है। तो अब आप देखें सब एंगल्स को कंपेयर करें, सारे कॉरस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल आ गए। तो नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे 10 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये सिमिलर है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी फिर कहेंगे। अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हम इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ना, उनकी रेशोज़ मालूम करनी है कि वो आपस में इक्वल आती हैं या नहीं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आप अगर गौर करें तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये जो ए बी है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ई एफ। इसकी रेशो लेते हैं, जिसको मर्जी ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, नीचे मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, नो चेक रेशोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड के ए बी बटा ई एफ, ए बी बटा ई एफ। अब ए बी की लेंथ कितनी है 5 और ई एफ की 10, तो 5/10 आ जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करें, दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। इसी तरह आप बी सी की और ई एफ जी की लेते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि आपने ख्याल रखना है कि आपने छोटी अगर शेप की साइड को ऊपर रखा है पहली रेशो में, तो दूसरी में भी छोटी को ही ऊपर रखना। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट कर जाते हैं कि ये रेशो उल्टा देते हैं। तो रेशो आपने उसी तरतीब से रखनी है, छोटी से बड़ी रखी है पहले, तो ये भी छोटी से बड़ी रखें। तो ये बी सी बटा एफ जी लिख दिया। अब बी सी 8 है और एफ जी कितना है 16, तो 8/16। इसको भी देखें जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, 8 1 ज़ार 8, ये 2 टाइम्स 16, तो ये 1/2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम सी डी ले लेते हैं, सी डी ओवर जी एच, इसकी रेशो चेक कर लेते हैं। अब सी डी हमारे पास 10 है और जी एच 20 है, तो 10/20। इसको भी जब आप चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आप देखें तो ये आ गया ए डी और ये ई एच, ए डी बटा ई एच लिख लें। तो इसको भी जब आप इनकी वैल्यूज़ लिखें 12/24, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ गया 1/2। अब देखें ये भी इक्वल आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी इक्वल आ गई। तो नीचे आप स्टेटमेंट लिख देंगे द क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, क्वाड्रिलेटरल्स और सिमिलर, कि ये सिमिलर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट की। अब हमने बात करनी है एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल 4 में कहा जा रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स आर सिमिलर। पैरेललोग्राम्स क्या होती हैं, सामने उसने डायग्राम बनाई है, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही होती है। सिर्फ क्या है कि इसकी जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो आपस में इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। ठीक है, दोनों जो पेयर्स होते हैं। तो कहता है दो पैरेललोग्राम्स हैं, तो आपने इनको चेक करना है कि क्या ये सिमिलर हैं या नहीं। आगे वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गिवन दैट कि आपको ये बताया जा रहा है वन ऑफ द एंगल बिटवीन साइड्स इज़ 45 डिग्री, कि एक एंगल कोई भी एंगल हो सकता है क्योंकि 4 एंगल है, तो किसी एक एंगल की वो बात कर रहा है। पैरेललोग्राम्स में वो दोनों पैरेललोग्राम्स की बात कर रहा है, बोथ पैरेललोग्राम्स में वो 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री आपको पता है 90 से छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं अक्यूट एंगल। तो इसमें देखें पैरेललोग्राम में एक होता है अक्यूट एंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक 90 से छोटा होता है और एक 90 से बड़ा होता है। तो इन 4 एंगल में ये कौन सा हो सकता है, तो ये एंगल देखें तो ये आपको नज़र आना चाहिए, वैसे ही पता चलना चाहिए कि ये 90 से बड़ा है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला भी। ठीक है, क्योंकि अगर 90 का होता तो ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये वर्टिकल होनी चाहिए थी, तो ये बड़ा लग रहा है 90 से। बाकी जो दूसरे 2 एंगल्स हैं उनमें कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये 90 से छोटा लग रहा है और ये भी 90 से छोटा लग रहा है। तो चले हम फर्ज कर लेते हैं कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये 45 डिग्री है और इसकी भी इसी की बात कर रहे हैं, ये 45 डिग्री है। तो ये एक एक एंगल दोनों का उसने बताया। अब चूंकि ये दोनों कोऑर्डिनेटर हैं तो हमें प्रूव करना है सिमिलर। तो कोऑर्डिनेटर के लिए दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या थी कि तमाम एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ट्राइएंगल हो तो फिर हम एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दे तो काम चल जाता है, दूसरी खुद ब खुद हो जाती है सेटिस्फाई। लेकिन जब ट्राइएंगल से
के अलावा जो पॉलीगॉन है, कोऑर्डिनेटर्स होगी, पेंटागन या दूसरी जितनी भी हैं, तो उसमें हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो पहले हम एंगल्स की बात करें। अब एंगल देखें एक एक दिया, बाकी एंगल्स का हमें पता ही नहीं। तो यहाँ पे आपने रिकॉल करनी है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, जो यकीनन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी एलिमेंट्री लेवल पे। अगर स्किप की हैं क्लासेस, जैसे 8वीं स्किप किया, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, लेट्स से ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसके ये जो अपोजिट वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। यानी अगर ये एंगल 45 का है, तो इसका ये जो अपोजिट एंगल है ये भी 45 का होगा। तो हमें पता चल गया कि ये एंगल भी फिर 45 का होगा और यहाँ भी ये 45 का होगा। ठीक है, तो दो दो एंगल्स का पता चल गया। दूसरी आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये जो एडजेसेंट एंगल है, यानी साथ साथ वाले, जैसे ये एंगल है ना, इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है, यानी हमसाया जिसे आप कह सकते हैं। तो इनको जब हम आपस में जमा करते हैं तो इनका सम हमेशा 180 आता है, यानी ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा? 180। दोनों को जमा करके 180 आएगा। तो 180 में जब मैं ये माइनस करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एंगल कितना है। ठीक है, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल अभी हमने बात की आपस में इक्वल है। तो इस तरह हम चारों एंगल्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री के। ये सप्लीमेंट्री का मतलब उनको जब जमा करें तो 180 आता है। तो 180 में हम जब 45 माइनस करेंगे तो हमें एक एंगल पता चलेगा, इसका भी और इसका भी। तो हम लिखते हैं 180 माइनस 45 135। अब लेट्स से कि ये हमारे पास आ गया जी, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये 135 है और ये भी फिर 135 है, ये पता चल गया। उसके बाद दूसरा अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम कह देंगे 45 का अपोजिट ये है, ठीक है, और 135 का अपोजिट ये है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल है, यानी ये भी 135 है और इसी तरह ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये भी 135 डिग्री। तो देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जितने भी हैं वो सारे आपस में इक्वल। ठीक है, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि चूँकि तमाम एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी हम इनको सिमिलर नहीं कह सकते। अब सिमिलरिटी के लिए दूसरी कंडीशन का सेटिस्फाई होना भी ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल हो। अब आप देख रहे होंगे इसमें कोई भी लेंथ हमें उसने नहीं बताई कि ये इतने सेंटीमीटर है, ये इतने सेंटीमीटर है, लेकिन उसने एक काम किया कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स को एक ग्रिड के ऊपर यानी ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया। उसका मतलब ये है कि आपने ग्राफ पेपर को देख के आप बताना है कि किस साइड की कितनी लेंथ है। जैसे एक ही देखें तो कितने बॉक्स कवर कर रही है? ये 2, यानी ये 2 यूनिट्स है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये 2 यूनिट्स है। ठीक है, 2 यूनिट्स। अब सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कितनी है। इसके काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 यूनिट्स। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइज ये 6 है। इसी तरह आमने सामने वाली साइज चूँकि इक्वल होती है, ये 6 है तो ये ऊपर वाली भी 6 होगी और ये 2 है तो ये ऊपर वाली भी 2 होगी। ठीक है, पहली बात तो हमें ये पता चल गई। तो उसके बाद फिर दूसरी ये साइड हम इस तरह नहीं मालूम कर सकते इसकी लेंथ, उसकी वजह क्योंकि ये स्लांटेड है। इसके लिए आप बेहतर है कि हाइट मालूम कर लें। हाइट का मतलब ये होता है कि ये बेस है और बेस से वर्टिकली ऊपर जाएं, वर्टिकली दूसरी साइड के कोने तक जाएं। जैसे ये आपको नज़र आ रही है ये हाइट, ठीक है, ये हाइट है इसकी। ठीक है, तो ये कितने यूनिट बन रही है? 1 2 3, तो ये 3 यूनिट बन रही है। अब इसकी हाइट देख लेते हैं। इसकी हाइट देखें, यहाँ से हम बेस से सीधा वर्टिकली ऊपर जाएँ तो 1 यूनिट बन रही है। इसकी हाइट हम मेंशन कर देते हैं कि ये 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट। अब इनको नाम दे लेते हैं, चूँकि हमने इनके नाम नहीं रखे हुए साइड्स के, तो हवाला तो हमने कोई ना कोई देना है। तो मैं इसकी ये जो बड़ी वाली पैरेललोग्राम है या छोटी वाली चले कह लें, ये पैरेललोग्राम है, इसकी ये जो बेस लेंथ है इसे मैं कह लेता हूँ B1, कि बेस लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम ए B1 2 यूनिट्स है। इसी तरह ये जो बड़ी वाली पैरेललोग्राम है इसकी बेस लेंथ है 6 यूनिट्स, तो इसको मैं कहता हूँ B2, ये 6 यूनिट्स। अब इनकी हमने रेशो लेनी है, या पहले हाइट्स निकाल लेते हैं कि छोटी वाली जो पैरेललोग्राम है उसकी हाइट कितनी है? 1 यूनिट। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ए H1 उसे नाम दे लेते हैं, और जो बड़ी वाली पैरेललोग्राम है उसकी हाइट को H2 कह लेते हैं, वो है 3 यूनिट्स। अब बेस की आपस में रेशो रखेंगे और इनकी आपस में देखेंगे कि वो इक्वल आती है कि नहीं। तो हम लिखते हैं जी कि रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस वो क्या होगी? B1 ओवर B2। B1 हमें पता है 2 है, B2 6 है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब दूसरी की रेशो निकालें तो रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट तो वो आ जाएगी H1/H2 यानी 1/3, क्योंकि ये जो H1 है ये 1 है, 1 यूनिट है, और H2 3 यूनिट है। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों रेशो आपस में इक्वल आ गई है। तो ये जो पैरेललोग्राम है ये आपस में क्या है, सिमिलर है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली भी एंगल्स वाली भी और ये वाली भी। तो सिंस B1 और B2 इज इक्वल टू H1 और H2 सो पैरेललोग्राम्स आर सिमिलर। इसके बाद अब हमने बात करनी है एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट है द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज़ 48 सेंटीमीटर। इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्टागन होती क्या है। ठीक है, ये पॉलीगॉन ही होती है, लेकिन इसकी साइड्स कितनी होती हैं, 8। ऑक्टा का मतलब 8, जैसा पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का 6, हेप्टा का 7, ऑक्टा का 8। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सरसाइज 9.4 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है, जहाँ रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में हमने बात की थी। अब रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या है, रेगुलर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जिसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल हों। जैसे हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन कि जिसकी 3 साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो हम उसे कहते हैं ये इक्वलेटर ट्रायंगल है। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर है, 4 साइड्स आपस में इक्वल, उसे हम कह देते हैं जी कि ये स्क्वायर है। इसी तरह 5 साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उसे हम कहते हैं फिर रेगुलर पेंटागन। तो इसमें 8 साइड्स हैं और रेगुलर है तो इसका मतलब 8 साइड आपस में इक्वल है। और पेरीमीटर का मतलब होता है तमाम साइड लेंथ को जब हम आपस में जमा करते हैं ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, कि तमाम साइड्स की लेंथ को आपने आपस में जमा करना होता है। तो ये बुनियादी चीज़ें आपको पता होंगी, फिर ही आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन ये बुनियादी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अनदर ऑक्टागन हैज़ साइड्स दैट आर 1.2 टाइम्स द साइड्स ऑफ द फर्स्ट ऑक्टागन। कहता है एक और ऑक्टागन है जिसकी साइड्स कुछ इस तरह से हैं कि उसकी हर साइड लेंथ जो है वो 1.2 गुना ज़्यादा है, यानी 1.2 गुना बड़ी है इस ऑक्टागन की साइड से। अब आपने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड ऑक्टागन, कि दूसरी जो ऑक्टागन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है। अब पहली की लेंथ उसने हमें डायरेक्टली नहीं बताई, पहली की लेंथ हम मालूम करेंगे। ठीक है, और ये जो 1.2 टाइम्स का मतलब है ना, इसे कहते हैं स्केल फैक्टर। इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस लेंथ को, तो आपको दूसरी साइड की, दूसरी जो ऑक्टागन है उसकी साइड लेंथ पता चल जाएगी। काम सिंपल है, लेकिन मेन काम क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको होगा तो फिर आप पहले की जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। अब 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ऑक्टागन 8 साइड्स होती हैं, और रेगुलर का मतलब तमाम साइड की लेंथ आपस में इक्वल है, और पेरीमीटर का मतलब है कि तमाम साइड्स की लेंथ को जमा करके जो जवाब आता है ना, उसे पेरीमीटर कहते हैं। अब इन 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, हमने निकालनी है पहली जो ऑक्टागन है उसकी एक साइड की लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ साइड्स पहले हम लिख लेते हैं जी, ऑक्टागन के 8 है। अब एक साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे कि ये जो पेरीमीटर है ये बेसिकली क्या है, टोटल, तमाम साइड्स की लेंथ का टोटल है। इसको नंबर ऑफ़ साइड से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक साइड की लेंथ का पता चल जाएगा, और ये तभी आप कर सकते हैं जब वो रेगुलर हो, यानी कि हर साइड की लेंथ आपस में इक्वल हो। तो लिहाजा हम लिखते हैं जी कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट रेगुलर ऑक्टागन क्या होगी, कि टोटल जो लेंथ की साइड्स है, साइड्स की लेंथ है, उसको ए नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड किया। अब ये कितना आ गया, 6। तो लिहाजा इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है पहली ऑक्टागन की वो 6 सेंटीमीटर है। अब दूसरी की मालूम करनी है तो जो भी स्केल फैक्टर है उसे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि वो कहता है कि दूसरी जो ऑक्टागन है उसकी हर साइड पहली ऑक्टागन की साइड का 1.2 टाइम्स है, यानी 1.2 गुना है। तो आपने सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखते हैं जी कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड रेगुलर ऑक्टागन 6 मल्टीप्लाई बाय 1.2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 5 भी होगी। अब हमने बात करनी है एग्जाम्पल नंबर 6 की। एग्जाम्पल नंबर 6 के 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो पहला पार्ट है उसने मॉडल पेपर में भी एज लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया। अब इससे पहले जितनी भी एग्जाम्पल्स की हैं एग्जाम्पल 1 से 5 तक वो रिलेट कर रही थी एक्सरसाइज 9.1 को। एग्जाम्पल 6, 7 और 8 रिलेट करेगी एक्सरसाइज हमारे पास जो है 9.2। और 9.2 में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो सिमिलर फिगर्स होती हैं ना, उनके एरियाज़ की रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक फिगर है उसका एरिया A1 है और एक फिगर है उसका एरिया A2 है। तो इनकी जब रेशो लेते हैं तो जो फिगर A1 एरिया वाली है उसकी लेंथ L1, और जो फिगर A2 एरिया वाली है उसकी लेंथ L2 की रेशो जब लेते हैं तो उसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये दोनों फिर आपस में इक्वल आते हैं।
तो इसी फार्मूला को यूज़ करके हमने ये जो 5 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट को हम देखें तो कह रहा है जी कि फाइंड द अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग। 2 ट्रायंगल्स आपको दिखाई नज़र आ रही हैं, तो इनमें कहता है अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन से मुराद जिसके आगे जैसे ये क्वेश्चन मार्क है A1 इज़ इक्वल टू, आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसका एरिया मालूम करना है, छोटी वाली का उसने दिया है। इसी तरह बड़ी ट्रायंगल की लेंथ भी उसने दिया, इसे हम अगर A1 कहेंगे तो इसको चले मैं L1 कह लेता हूँ, और जो छोटी ट्रायंगल है उसको A2 उसने कहा था, इसकी लेंथ को मैं L2 कह लेता हूँ। तो ये उसने लेंथ दोनों की दी है, सिर्फ बड़ी का एरिया मिसिंग है, वो हमने मालूम करना है, और यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब ट्रायंगल्स या जो फिगर्स हैं वो आपस में सिमिलर हो। अब उसने हमें नहीं बताया कि ये सिमिलर है, ये हमने खुद देखना है कि क्या वाकई ये सिमिलर है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपने एक याद रखना है कि ये जो मार्क्स हैं एंगल के, जैसे ये एक आर्क लगी है, इधर एक आर्क लगी है, इधर 2 आर्क्स उसने लगाई हैं और इधर 2 आर्क्स लगाई हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये 2 आर्क्स वाला जो एंगल है, ये 2 आर्क्स वाला जो एंगल है उसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये आपस में इक्वल है। और ये जो 1 आर्क वाला एंगल है, ये 1 आर्क वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी उसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। दो एंगल्स दोनों ट्रायंगल में इक्वल आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो जब किसी भी 2 ट्रायंगल में 2 एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएं तो तीसरा खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, उसको आपको अलहदा से फाइंड करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती कि वो इक्वल है या नहीं। उसकी वजह क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 180 में आप ये 2 एंगल्स माइनस करेंगे तो एक वैल्यू आपको मिलेगी तीसरे एंगल की। अब इसमें भी 180 में ही आप ये 2 एंगल्स माइनस करेंगे, चूँकि ये दोनों सेम है, तो जो तीसरे की वैल्यू मिलेगी वो जो इसकी मिली है वही मिलेगी। ठीक है, यानी सेम मिलेगी। तो बहरहाल 2 एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल्स में अगर सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरी खुद ब खुद हो जाती है, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल्स भी आपस में इक्वल है, सॉरी सिमिलर है। तो हम कहेंगे 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स इन बोथ ट्रायंगल्स आर मार्क्ड एज सिमिलर। ये देखिए मार्क किए हुए हैं ना उसने, तो हमने इनको लिखा कि एज मार्क्ड, कि ये मार्क्ड है, कि ये सिमिलर है, बल्कि सिमिलर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे वर्ड यूज़ होना चाहिए था इक्वल कह लें या कॉन्ग्रुएंट। ये गलती से मैं सिमिलर लिख दिया हूँ कि आर मार्क्ड एज कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब हमें पता चल गया ट्रायंगल सिमिलर है। अब हम ये रेशो फार्मूला लगा सकते हैं। इस फार्मूले को मैं दोबारा लिख देता हूँ। जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है, A1 तो हमने मालूम करना है, A2 की वैल्यू लिखे कितनी है 25, फिर L1 की वैल्यू 2.4, L2 की वैल्यू 1.5, ये वैल्यूज़ आप इसमें दर्ज कर दें। अब एक तरीकाकार तो यह है कि आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके डेसिमल में आंसर ले लें, या आप अलग-अलग स्क्वायर लेके, ठीक है, इनको वैसे सिंप्लीफाई कर लें, बाद में एंड पे जाके सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो आप बेहतर है मैं ऐसे ही अलग-अलग स्क्वायर ले रहा हूँ, मतलब 2.4 का स्क्वायर लेता हूँ तो 5.76 आता है, 1.5 का स्क्वायर लेता हूँ तो 2.25। हमने इसको मालूम करना है, ये इधर डिवाइड कर रहे हो तो जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो हम लिखते हैं A1 इज इक्वल टू 5.76 ओवर 2.25 मल्टीप्लाई बाय 25। अब ये काम आपने कैलकुलेटर पे करना है। आई होप कि आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आता होगा। जैसे हम करके देख लेते हैं कि 5.76 है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 25 से। उसके बाद फिर डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हमने कर देना 2.25 से। तो ये आपके पास एक आंसर आएगा, वो क्या आ गया 64। इसका मतलब है कि जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ना, उसका एरिया कितना आ रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने ये एरिया मालूम कर लिया। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना अपना वो याद रखना है और ये फार्मूला याद रखना है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें भी यही कुछ सीन है कि 2 ट्रायंगल्स आपको गिवन है। अब हमें नहीं अभी पता, उसने नहीं बताया कि ये सिमिलर है, हमने खुद देखना है। जैसे ये राइट एंगल आपको बनता नज़र आ रहा है और यहाँ भी राइट एंगल, तो इसका मतलब है ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 90 का, ये भी 90 का। उसके बाद ये आर्क एक लगाई है उसने, इधर भी एक, इसका मतलब ये आपस में इक्वल है। दो एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। तो जब 2 एंगल्स इक्वल आ जाए तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर है। तो इसी तरह स्टेटमेंट जो पिछले पार्ट में आपने लिखी है आप लिख दीजिएगा कि चूँकि 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि ट्रायंगल्स भी सिमिलर है। उसके बाद फिर आप वही फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जो मैंने पीछे बताया। इसमें मालूम क्या करना है कि इसका एरिया A2 फाइंड करना है, बाकी लेंथ दोनों की गिवन है, एक का एरिया गिवन है। तो वही फार्मूला हम लगाते हैं। A1 की जगह तो हम वैल्यू लिखेंगे अब 40 और A2 मालूम करना है। L1 इसको हम कह देंगे L1 क्योंकि ये A1 से रिलेट कर रहे हैं, और इसको हम कह देंगे L2 क्योंकि ये A2 एरिया वाली ट्रायंगल की साइड है। तो ये वैल्यूज़ आप इसमें दर्ज कर दें।
अब आप ऐसे भी स्क्वायर ले सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 25 का स्क्वायर 625, या बेहतर सिंप्लीफाई कर लें ताकि छोटी वैल्यू आ जाए, दोनों 5 पे डिवाइड हो जाते हैं तो 2/5 आ जाएगा। तो आ जाएगा 40/A2 इज इक्वल टू 2/5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो हम लिख लेते हैं 4/25। हमने मालूम करना है A2 को। तो क्या करना चाहिए अब आप चूँकि ये डिनोमिनेटर में, पिछले पार्ट में क्या था न्यूमरेटर में था, तो हमने सिंपली जो डिनोमिनेटर था उससे जाके मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे आपने ये नहीं कर सकते, आपने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को आपस में, यानी A2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, और 40 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा। अब A2 को अकेला कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें, तो A2 आपके पास आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 25/4। इकट्ठा दोनों के नीचे 4 लिखते हैं या किसी एक के नीचे लिखते हैं, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आ जाता है 250, यानी ये हमारे पास एरिया आ गया। इसको आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि जो चीज़ मालूम करनी होती है वो न्यूमरेटर बना लें, यानी ये फार्मूला आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं इस तरह, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह लिखना है। मसलन आप A2 ऊपर लिख लें, A1 नीचे लिख लें, तो दूसरी तरफ भी L2 ऊपर आ जाएगा और L1 नीचे, और स्क्वायर उसी तरह रहेगा। इस तरह भी फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। इस तरह क्या होगा कि A2 ऊपर रहेगा और हमें ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। मसलन A2 फाइंड करना है, तो A1 की जगह हम उसकी वैल्यू लिखते हैं जो कि हमें गिवन है 40, तो मैंने लिख दिया 40। उसके बाद अब L2 कितना है, L2 है जी 25 और L1 10, तो हम लिख लेते हैं जी कि 25/10 और ऊपर क्या है स्क्वायर। अब 20 इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेहतर है, ये 5 आ गया, तो A2/40 इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या आ जाता है, चले मैं इधर ही ले लेता हूँ 25 और 2 का स्क्वायर 4। हमने मालूम करना A2, तो 40 जाके आप उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो A2 आपके पास आ जाएगा 25/4 मल्टीप्लाई बाय 40। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें A2 भी आपके पास 250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो जिस तरह मर्जी आप कर सकते हैं, जो इजी लगे। इसके बाद अब हमें बात करनी है पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में कहता है द कोऑर्डिनेटर्स PQRS, एक कोऑर्डिनेटर जो आपको नज़र आ रही है PQRS एंड XYZW, ये दो कोऑर्डिनेटर है, ये सिमिलर, ये उसने खुद बता दिया कि यहाँ पे सिमिलर है, हमें अब इसको यानी कि ये चेक करने की ज़रूरत नहीं कि सिमिलर हैं या नहीं। वे PQ 35 है और XY 25 है। फाइंड हमने अननोन वैल्यू ही मालूम करनी है, यानी कि इसका एरिया मालूम करना है A1। तो सिमिलर है, तो अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये सिमिलर हैं या नहीं, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, A2 की जगह लिखेंगे 98, L1 की जगह 35 और L2 की जगह 25। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दर्ज कर दी। अब इसको भी बेहतर है यहाँ ही सिंप्लीफाई कर लिया जाए, क्योंकि ये दोनों 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 7/5 आ जाएगा आपके पास, और ऊपर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, और साथ ही 98 इधर डिवाइड कर रहा है, मैंने जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये काम आपने कैलकुलेटर पर करना है, 49 को 98 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 25 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 192.08 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, कौन सा जो मिसिंग था। इसके बाद नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट। इसमें देखें फिर ट्राइंगल्स आ गई। अब यहाँ फिर जो उसने नहीं बताया कि ये सिमिलर है, यानी हमें खुद बताना पड़ेगा कि ये सिमिलर है। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने सिमिलर प्रूव किया ट्राइंगल्स को, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है ये एक राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, यानी ये भी 90 का, ये भी, तो ये एक एक एंगल इनका आपस में इक्वल हो गया। उसके बाद ये जो आर्क लगी है और ये भी आर्क लगी है, इसका क्या मतलब है, ज्योमेट्री में से कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी आर्क्स हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। तो दो पेयर्स जो है ना, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल्स के वो आपस में इक्वल है। तो जब दो पेयर्स इक्वल हों तो तीसरा खुद ब खुद हो जाता है। इसकी वजह मैंने पहले और सेकंड पार्ट में आपको बता दी है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, ये यहाँ स्टेटमेंट लिख देनी है उसी तरह कि 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स इन बोथ ट्राइंगल्स आर मार्क्ड एज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ बेहतर है कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब दो एंगल्स के पेयर्स दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट हों तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स सिमिलर है। जब ट्राइंगल सिमिलर पता चल गया तो अब हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। यहाँ पे अननोन देखें, अब लेंथ है, पीछे जो पहले दो पार्ट्स किए थे बल्कि तीनों, उसमें एरिया एक मिसिंग था। अब इसमें एरियाज दोनों गिवन है, जबकि एक जो ट्राइंगल है उसकी लेंथ अननोन है, वो हमने फाइंड करनी है।
फार्मूला हमारा वही यूज़ होगा, हम उसी को यूज़ करेंगे कि एरियाज़ की रेशो इक्वल होगी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ की रेशो के स्क्वायर के। A1 की जगह लिखेंगे 13.5, A2 की जगह हम लिखेंगे 24, ये वैल्यूज़ दर्ज की। फिर L1 तो मालूम करना है, एज इट इज़ रहा, जबकि L2 की जगह हम 3 लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर है। अब इसमें आप यूँ कर सकते हैं कि इसको कर लें सिंप्लीफाई, कैलकुलेटर पे 13.5 को 24 से डिवाइड करें तो आपके पास डेसिमल में ये आंसर आएगा 0.5625। आपकी बुक में उसने डेसिमल के बगैर लिखा है फ्रैक्शन में, तो अगर तो आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ये फ्रैक्शन में भी आंसर आ जाएगा, यानी आपको मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं है। 13.5 और इसको आप डिवाइड कर दें सिंपली किससे, 24 से। तो जब डिवाइड करेंगे हम तो आप देखें कि आपके पास 9/16 आ जाएगा। इस तरह अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें कैलकुलेटर यूज़ करके वो भी लिख सकते हैं, वरना आप डेसिमल में भी अगर लिख देंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें हमने इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं किया। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हम राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ लिखते हैं, तो उससे फिर एंड पे जाके आंसर में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आया है L1/3 का स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए, L1 का स्क्वायर अलहदा कर लेना चाहिए इसका, या दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी हम ले सकते हैं। तो बेहतर है दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, बस इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, उसकी वजह क्योंकि L एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए आप इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। अब स्क्वायर रूट क्यों लिया है, ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए, ठीक है, इसलिए स्क्वायर रूट लिया है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा L1/3, और इसका जब आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.75 आ जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन में लिखते तो फ्रैक्शन में जैसे कैलकुलेटर पे हमारे पास फ्रैक्शन में क्या आया था 9/16, यानी कि चलें वो भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ कि 9/16 अगर आप लिखते इधर होना था हमारे पास L1/3 का स्क्वायर, तो फिर भी आपने उसी तरह स्क्वायर रूट लेना था, ये कैंसिल, तो 9 का स्क्वायर 9 चूँकि तो परफेक्ट स्क्वायर है 3, और 16 का आ जाना था आपके पास 4, तो फिर आपके पास ये आना था L1/3। अब 3 इधर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उधर जाके इसने मल्टीप्लाई करना है, तो 9/4 आंसर आना था। या ऐसे भी आप देखें, अब L1 इधर है तो 3 उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो जब L1 इज इक्वल टू आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास आंसर आना 2.25। वैसे ये क्या आंसर आना था, वैसे आपको फ्रैक्शन में आना था आंसर कि 3 ने जाके इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स 9/4, और इसको भी जब डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वही चीज़ आती है। तो जिस तरह मर्ज़ी आप लिख सकते हैं, आपकी बुक में उसने गालबन आंसर डेसिमल में ही एंड पे लिखा है। अच्छा, ये मैंने गलती से स्क्वायर यहाँ डाल दिया क्योंकि ये लेंथ है, अब हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ भी स्क्वायर हटा दें, ठीक है, एरिया के लिए आपने यूनिट स्क्वायर यूज़ करना है और लेंथ के लिए स्क्वायर यूज़ नहीं करना। इसके बाद अब इसका जो 5th पार्ट है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 का वो देखते हैं। इस पार्ट में अब हमारे पास आ गए हैं सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में भी वही बात कर रहा है कि आपने मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है R1, जो कि बेसिकली रेडियस है सर्कल का, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस जो बाउंड्री कर्व होती है तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। ये आपने मालूम करना है, यानी इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद R2 गिवन है, A1 यानी सर्कल छोटे का एरिया भी गिवन है और बड़े का एरिया भी गिवन है। अब देखें यहाँ भी मेंशन नहीं है कि ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं, लेकिन इसके लिए आपने एक बात याद रखनी है कि आर सर्कल्स आर सिमिलर, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। उसकी वजह जो है ना वो ये है कि ना ही इनके कोई एंगल्स हैं कि एंगल्स डिफरेंट हो सके, और ना ही इनकी कोई साइड्स हैं कि साइड्स डिफरेंट हो सके, ठीक है। तो जितने भी सर्कल्स होते हैं वो उनकी ये जो मतलब आप फर्ज के ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस बढ़ाएंगे तो ये सर्कल ही रहेगा, ये इसके सिमिलर ही रहेगा, यानी इसकी शेप कोई चेंज नहीं होगी, किसी और तरह की शेप ये नहीं बनेगी, ठीक है। आई होप कि आप बात को समझ रहे होंगे कि जब आप सर्कल की, जैसे ट्रायंगल तो है ना, ट्रायंगल देखें आप जब एंगल चेंज करते हैं, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल कोई और है, तो इनकी शेप आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, शेप एक जैसी नहीं रही। लेकिन सर्कल्स में क्या होता है, आप छोटा करें सर्कल को, बड़ा करें, वो शेप इसी तरह रहेगी सर्कुलर। तो जितने भी सर्कल्स हैं वो सिमिलर होते हैं, इसको आपको अलहदा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दें कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, कि तमाम सर्कल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हुए अब क्या फाइंड करेंगे, जो मिसिंग रेडियस है वो, तो एरियाज़ की रेशो सिमिलर फिगर्स के एरियाज़ की रेशो इक्वल होती है जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि डायमेंशंस होती हैं, साइड्स होती हैं उनकी रेशो के स्क्वायर की।
अब यहाँ साइड की बात नहीं करनी, यहाँ पे रेडियाई की बात करनी है। तो आपने L1 L2 की जगह लिख दिया R1/R2 और ऊपर उसी तरह स्क्वायर है। A1 हमें गिवन है, A2 भी गिवन है, ये वैल्यूज़ दोनों हम लिख देते हैं 153/833। R1 मालूम करना है और R2 की जगह आ जाएगा आपके पास ये 7। इसके बाद अब बेहतर है कि आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, या इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं सिंप्लीफाई, कि सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या वैल्यू आती है। मसलन हमारे पास है जी 153, मैं लिखता हूँ 153, इसको डिवाइड किया 833 से। तो इस कैलकुलेटर का आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखें ये बिल्कुल फ्रैक्शन उसने सिंप्लीफाई करके दे दिए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये एग्ज़ाम में भी। अब ये देखें आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, ऊपर स्क्वायर से जान छुड़ानी है। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका क्या आ जाएगा 3। 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 7। ये आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, 3/7। अब R1 मालूम करना है, 7 उधर जाके 3 से सिंपली मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, या हाँ ठीक है मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह होगा ना कि 3/7 मल्टीप्लाई बाय 7, इधर आ जाएगा R1, इसको इससे कैंसिल कर दें तो R1 आपके पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी गलती से मैंने स्क्वायर लिख दिया, यहाँ R जो है ना वो रेडियस है, एक लेंथ है, और इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा, एरिया में स्क्वायर आता है। तो ये आपके 5 पार्ट हो गए। अब हमने बात करनी है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 की। एग्जांपल नंबर 7 की स्टेटमेंट है 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, यानी हमारे पास दो ऐसी पॉलीगॉन्स हैं जो सिमिलर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि पॉलीगॉन सिमिलर हैं या नहीं, ये उसने हमें खुद बता दिया। विद रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जबकि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो की बात कर रहा है, बीइंग 3/5, यानी कि 3/5 उनकी रेशो है। यानी उसने अलग-अलग उनकी साइड लेंथ नहीं बताई कि एक की लेंथ ये है दूसरे की ये है, उसने डायरेक्ट उनमें जो रेशो बानी है ना दोनों साइड लेंथ में, छोटी जो पॉलीगॉन है और बड़ी पॉलीगॉन की साइड लेंथ है, वो डायरेक्टली उसने हमें बता दिया। नेक्स्ट वो बात कर रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ स्मॉलर पॉलीगॉन इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर जो छोटी पॉलीगॉन है उसका एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन, तो आपने जो बड़ी पॉलीगॉन है उसका एरिया मालूम करना है। अब एरियाज़ की रेशो किसके इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ की रेशो के स्क्वायर के इक्वल। ये फार्मूला हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं पीछे भी, कि एरियाज़ की रेशो इक्वल होगी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ हैं उसकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पे अलग-अलग लेंथ नहीं हमें दी गई, हमें डायरेक्ट रेशो दी गई है, तो हम कह सकते हैं L1/L2 की जगह हम डायरेक्टली 3/5 लिख देंगे, यानी सिंप्लीफाइड रेशो उसने हमें डायरेक्टली दे दी है। अब इस रेशो पे आपने गौर करना है, इस पे अगर आप देखें तो ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो छोटी पॉलीगॉन है उसकी साइड लेंथ की वैल्यू ऊपर ली गई है, जबकि जो बड़ी पॉलीगॉन है उसकी साइड लेंथ की वैल्यू नीचे ली गई है। यानी ये जो रेशो है ये छोटी से बड़ी की तरफ है। तो अब हम कह सकते हैं कि ऊपर हमारे पास जो एरिया आएगा इस फार्मूला में वो छोटी पॉलीगॉन का आएगा, और नीचे जो एरिया आएगा वो बड़ी पॉलीगॉन का आएगा। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये लेफ़्ट साइड पे जो रेशो है उसमें ऊपर आएगा। तो हम इसी तरह इसको लेट कर लेते हैं, पहले बेहतर है कि हम कह लेते हैं कि जो छोटी पॉलीगॉन है उसका एरिया A1 है, जबकि जो बड़ी पॉलीगॉन है उसका एरिया A2 है, ताकि हमें क्लियर हो जाए जब हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर रहे हों तो कोई परेशानी ना हो। तो अब इसी फार्मूला को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो A1 की जगह आप क्या लिखेंगे 54, ठीक है, और बाकी इस L1 और L2 की जगह डायरेक्टली आप 3/5 लिख देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब 3 का स्क्वायर ले लें 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/25। क्योंकि A2 डिनोमिनेटर में है तो हम बेहतर है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इसको हमने अकेला करना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और 25 को 54 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई A2 इज़ इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाई 25। अब A2 को फाइंड करना है, उसको अकेला करना है, 9 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा जी डिवाइड करेगा, तो A2 हमारे पास आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाई 25/9। ये 54 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 6। अब आपने 6 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो बड़ी पॉलीगॉन है उसका एरिया निकल आया। आप चाहते तो इस फार्मूला को यानी कि रेसिप्रोकल लेके भी लिख सकते थे, इस तरह भी लिखा जा सकता है,
A2 ओवर A1 इज इक्वल टू L2 ओवर L1 का स्क्वायर। इसमें फिर क्या होगा कि हमने ये जो रेशियो है इसको उल्टा के लिखना, ठीक है, यानी A2 ऊपर रहा जिसको फाइंड करना है न्यूमरेटर में रहा। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें यहाँ पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। A1 की जगह 54, लेकिन यहाँ पे फिर आपको उल्टा आके लिखना पड़ेगा इस रेशो को भी, 5/3 हो जाएगा। आपकी बुक पे भी उसने इसी तरह ये किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपने बुक से देख के परेशान नहीं होना कि वहाँ पे कैसे किया और सर ने कैसे करवा दिया। काम जो है ना वो सेम ही है, सिर्फ अप्रोच का फ़र्क है। अब 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 54 इधर देखें डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, A2 अकेला हो गया, 25/9 मल्टीप्लाई बाय 54। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आप देखें वही आंसर आएगा सेम। तो दोनों में जो अप्रोच आपको बेटर लगे आप अपना सकते हैं। इसके बाद अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 की स्टेटमेंट है गिवन दैट BC इज पैरेलल टू DE। ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं पीछे दो एग्जाम्पल्स में हमने यूज़ भी किए हैं, इनका मतलब होता है कि दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे सामने फिगर भी दे रखी है, तो इस फिगर पे भी आप गौर करें तो मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री में जब किसी साइड के ऊपर ये एरो बने हों, एरो हेड बने हों, तो उनका मतलब ये होता है कि वो साइड्स आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो BC साइड है और ये जो DE साइड है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो नेक्स्ट में बात कर रहा है प्रूव दैट, तो हमने प्रूव करना है दैट ट्राइंगल्स ABC एंड ADE आर सिमिलर। ट्राइंगल ABC से क्या मुराद है, ये A, ये B और ये C। तो ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ना इसकी बात वो कर रहा है कि ये वाली ट्राइंगल और ऊपर ये जो छोटी ट्राइंगल है यानी कि A, D और E, इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। इस छोटी ट्राइंगल की बात कर रहा है कि आपने प्रूव करना है कि ये जो छोटी ट्राइंगल है और ये जो बड़ी ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर है। तो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए दो कंडीशंस हैं, उनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। एक तो ये है कि आप उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लें, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। लेकिन किसी एक साइड या दो साइड की नहीं लेनी, जो तीनों साइड हैं उनकी आपस में रेशो लेनी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की। यहाँ पे आप फिगर पे गौर करें तो हमें सिर्फ एक साइड इसका पता है और एक इसका पता है, तो हमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है साइड्स की, तो हम ये वाला जो है ना यानी कि कंडीशन ये यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप किसी ट्राइंगल के कम से कम दो एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के कम से कम दो एंगल्स के इक्वल प्रूफ कर दें, तो उससे भी प्रूफ हो जाता है कि वो ट्राइंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे हम फिर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और एंगल्स की मदद से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये जो छोटी ट्राइंगल है ADE और ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ABC ये आपस में सिमिलर है। तो उसके लिए पहली बात हम देखते हैं कि ये जो A है वर्टेक्स, ये छोटी ट्राइंगल और ये जो बड़ी ट्राइंगल है उनकी कॉमन वर्टेक्स है, यानी सेम वर्टेक्स है। तो जो कॉमन चीज़ है वो दोनों में सेम होगी, ठीक है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि सिंस A इज़ द कॉमन वर्टेक्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल की ये कॉमन वर्टेक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बड़ी ट्राइंगल को देखें तो BAC चूँकि कॉमन वर्टेक्स है तो अब इस एंगल को आपने 3 लेटर से शो करना है। पीछे एक एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया था जब कॉमन वर्टेक्स हो तो फिर आपने उस एंगल को सिंगल यानी इस तरह नहीं लिखना कि एंगल A या मेजर एंगल A, तो फिर आपने उसको 3 लेटर्स से शो करना होता है ताकि वाज़ेह रहे कि ये किस एंगल की बात हो रही है। तो हम इसको लिखेंगे BAC या आप CAB। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पे एंगल मान रहा है उस लेटर को, उस वर्टेक्स का जो लेटर है वो दरमियान में है। तो एंगल BAC और ऊपर वाली ट्राइंगल में एंगल DAE ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिख देंगे मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू मेजर एंगल DAE। दो ट्राइंगल में एक एंगल का हमें पता चल गया कि वो इक्वल है। अब कम से कम एक और एंगल हमें पता लगाना है कि वो भी आपस में इक्वल हो। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस का जो यानी कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे कि जब दो पैरेलल लाइंस हों, जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन मैं नीचे ड्रा करता हूँ और एक लाइन ऐसे आ रही है जो इनको कट कर रही है, जिसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इस लाइन ये जो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे ऊपर वाली लाइन की मैं बात करूं, ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रा की है इसके ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड पे यानी कि सेम साइड पे ये वाली साइड पे ये जो एंगल है, और नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन की उसी साइड पे जिस साइड पे जो ऊपर वाला एंगल है, इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
और ये आपस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। जब लाइंस पैरेलल हों और उनको आके एक लाइन कट कर रही हो तो उस लाइन की सेम साइड पे और दोनों जो लाइंस हैं उनके ऊपर वाली साइड पे जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम केस इधर भी बन सकता है कि ये वाला एंगल, ठीक है, सेम साइड पे, तो ये वाला एंगल सेम साइड पे है और दोनों ऊपर हैं, तो ये भी आपस में क्या है, आपस में यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखें ये लाइन है एक और एक ये लाइन है, तो आप समझ लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है ये जो ए बी है, ठीक है। तो इसकी राइट साइड पे ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और इसकी राइट साइड पे ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के ऊपर है और ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बी पे बन रहा है ना और डी पे ये आपस में इक्वल है। इसी तरह हम इधर भी देख सकते हैं कि आप कह सकते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इस लाइन के इस साइड पे और इस लाइन की इस साइड पे ये दोनों सेम साइड पे आ गए, तो दोनों ही देखे पैरेलल लाइंस के ऊपर है, जिनको भी अभी हम कहेंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल है। जिसका मतलब है कि ऊपर वाली जो छोटी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स, ठीक है, ये तो वैसे ही कॉमन था, उसके तीनों एंगल्स, और नीचे वाली जो हमारे पास बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी, उसके तीनों एंगल्स आपस में क्या शो हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो जब तीन एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट शो हो जाएं तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो हम लिखेंगे सिंस बी सी इज पैरेलल टू डी ई, ये हमें गिवन था, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। तो नीचे हम लिख देंगे 10 बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम। एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम का मतलब क्या है कि जब दो ट्रायंगल में अगर कम से कम दो एंगल्स भी आपस में इक्वल आ जाए, तीसरा वैसे ही खुद ब खुद हो जाता है इक्वल, तो फिर ट्रायंगल सिमिलर होगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया ये ट्रायंगल्स सिमिलर है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है इफ़ मेजर ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ वर्डिंग में और यहाँ पे जो लेबल किया हुआ है उसने साइड्स को, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो उसने लेबल किया हुआ है ना फिगर को, उसके मुताबिक ए डी 3 सेंटीमीटर, यानी ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है ना वो हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये इतना इतना। जबकि यहाँ पे उसने देखें लिखा हुआ है ए बी, यानी ये जो टोटल की बात कर रहा है, लेकिन टोटल नहीं है, आपने ए डी यहाँ पे बेहतर के करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर बी डी कहता है 1.2 सेंटीमीटर, तो ये बी डी 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। क्या हमने रेशो क्या फाइंड करनी है कि ये जो बड़ी ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसकी रेशो फाइंड करनी है किसके साथ है, जो छोटी ट्राइंगल मैंने हाईलाइट की हुई है ए डी ई, ठीक है, इसके साथ। अब इसमें देखें आपने वर्डिंग पे गौर करना है, वो कहता है एरिया ऑफ ए बी सी टू एरिया ऑफ ए डी, कि ए बी सी पहले ये फ्रैक्शन के ऊपर आना चाहिए और ए डी बाद में ये फ्रैक्शन के नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब एरिया जब फिगर्स सिमिलर हों तो आपको पता होना चाहिए कि एरियाज़ की रेशो जो होती है उनकी आपस में वो किस तरह होती है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो आप इस लाइन को नाम दे लें, ठीक है, यानी लेट कर लें, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसकी रेशो ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई के साथ। ये जो ट्राइंगल ए डी ई का एरिया है वो मैंने डिनोमिनेटर में लिया। अब ए बी सी जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी मैं बात करूँ तो उसकी ये पूरी साइड जो हमें मालूम है ए बी, उसको मैंने ऊपर रखा है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ पता है वही लेनी है, ज़ाहिर ये तो नहीं अब हम लेंगे, इनकी वैल्यूज़ ही नहीं हमें पता। और जो हमारे पास ऊपर ये जो मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ छोटी ट्राइंगल है ना, इसकी साइड लेंथ को हमने ऊपर रखा है, सॉरी नीचे रखा है, यानी ए डी को, ठीक है। तो इसका क्या ले लिया, स्क्वायर, फार्मूला के मुताबिक आपने स्क्वायर भी लेना है। अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, ए बी देखें कितना बनता है, ए बी ये दोनों को ऐड करके बनता है, क्योंकि ए बी जो है ना हमारा वो ये सारी लेंथ है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ज़ाहिर है 3 + 1.2, ठीक है। और जो ए डी है वो तो ये ऊपर वाला ही बनेगा 3 सेंटीमीटर, तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे 3 + 1.2 और नीचे 3। अब 3 + 1.2 हो जाता है 4.2 का 4.2 और नीचे 3 और ऊपर स्क्वायर। अब आपने जिसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि हमने रेशो फाइंड करनी है, तो बटे में ही आंसर लाना है आपने, ठीक है। तो रेशो का मतलब ये होता है बटे में आंसर आ जाए। तो 4.2 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है। तो बेहतर है कि फ्रैक्शन में आंसर लाने के लिए या तो आप मैनुअल प्रोसीजर करेंगे। मैनुअल प्रोसीजर क्या है कि आप 4.2 का डेसिमल ख़त्म करेंगे, यानी इसको आप लिख लेंगे इस तरह कि 4 या चलें पहले मैं इसको बटे की बजाय इस तरह लिख लेता हूँ कि 4.2 डिवाइडेड, यानी बटे की जगह हम 3 डिवीजन भी लिख सकते हैं। अब इसका डेसिमल ख़त्म करते हैं तो 42
3/10। आई होप कि आपको डेसिमल ख़त्म करना आता होगा, ठीक है। डिवीजन 3, अब ये 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे आपको पता है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा डिवीजन का सिंबल आता है ना, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं इस तरह। अब ये देखें, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14, मजीद ये 2 पे डिवाइड हो जाता है 7/5, यानी 7/5 आपके पास फ्रैक्शन आएगी। या अगर आपके पास ये फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है कैसियो का, तो आप उसको यूज़ करें, उससे काम हमारा आसान हो जाएगा। यानी आप डायरेक्टली 4.2 को डिवाइड करेंगे जब इसके साथ 3 से, तो ये देखें डायरेक्टली आपको फ्रैक्शन में आंसर दे देगा 7/5। तो बेहतर है आप कैलकुलेटर यूज़ करें। तो लिहाजा इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 7/5। उसके बाद अब ऊपर स्क्वायर भी आया, तो स्क्वायर हमें जो है ना इसका वैल्यूएट करना पड़ेगा। ऊपर वाले का अलहदा स्क्वायर लेंगे, नीचे वाले का अलहदा। देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर आ जाएगा 49, नीचे 25। तो ये दोनों की जो आपके पास रेशो है ना वो निकल है, हमें रेशो मालूम करनी थी, वो मालूम करनी है। और सेकंड पार्ट में कहता है इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज़ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो डिनोमिनेटर है या ये जो हाईलाइटेड ट्राइंगल है, छोटी ट्राइंगल की बात कर रहा है, इसका एरिया अगर इतना हो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो आपने ये जो ए बी सी ट्राइंगल है या ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया मालूम करना है। जब इसका एरिया मालूम कर लेंगे फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी। बी सी ई डी कौन सा है, देखिए ये बी सी ई डी, इसकी बात कर, इसको अगर मैं कर दूँ इस तरह हाईलाइट इस तरह, यानी ये ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, फिर इसका एरिया आपने मालूम करना है। तो 12 पहले हम बड़ी ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लेते हैं, फिर आपको मैं यानी एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका एरिया कैसे मालूम करना है। तो इसकी जगह आप ए डी की जगह इसी जो आपने रेशो फाइंड किया इसमें जो एरिया उसने दिया हुआ वो आप वैल्यू पुट करें डिनोमिनेटर में। तो नीचे हमने 125 लिख दिया। अब 125 डिवाइड कर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैंने दोबारा लिख दिया, 12 कोई नहीं, 125 उधर जाके सिंपली आप मल्टीप्लाई करें। तो अब इसको आप क्या करेंगे कि 25 जब 5 टाइम्स 125 आ जाता है। अब 49 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आपके पास आता है, आपके पास आ जाएगा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये एरिया तो हमने निकाल लिया ट्रायंगल ए बी सी का, यानी ये जो बड़ी ट्रायंगल थी ना इसका एरिया निकाल लिया, और छोटी का हमें ऑलरेडी पता है उसने दे दिया। तो इसका फिर एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा, जैसे देखें ये आपके पास एक मैं नीचे रफ स्केच बनाता हूँ कि ये एक बड़ी ट्रायंगल है ना ए बी सी, इसका एरिया पता है आपको। अब इसमें से आप ये छोटी ट्रायंगल का एरिया ये वाला माइनस कर देंगे जब, तो पीछे क्या रह जाएगा, ये वाला एरिया ट्रेपेजियम का। तो हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास ए बी सी बड़ी ट्रायंगल का एरिया आया है ना, इसमें सिंपली ये छोटी का आप माइनस कर दें, तो बाकी ये इतना इतना एरिया रह जाएगा जो शेडिड है। तो यही काम हम इधर करेंगे। तो हम लिखते हैं जी कि एरिया ऑफ बी सी ई डी, ठीक है, वो क्या होगा 245 में 125 माइनस किया, तो आपके पास आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छोटी का एरिया हमने निकाल लिया, सॉरी ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया। तो सारे काम मुकम्मल हो गए। तो ये एग्जांपल भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9, 10, 11 और 12 ये अब रिलेट कर रही है एक्सरसाइज 9.3 से, जिसमें हमने वॉल्यूम्स ऑफ सिमिलर सॉलिड्स की बात की थी। अब सॉलिड का मतलब क्या होता है कि कोई 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप, जैसे ये आपको कोन नज़र आ रही है, इसी तरह क्यूब या क्यूबॉइड है, फिर सिलेंडर है, स्फीयर है, ये सारी क्या है 3D शेप। तो इनके वॉल्यूम्स फाइंड करना, उनके वॉल्यूम्स की रेशो फाइंड करना हमने एक्सरसाइज 9.3 में सीखी थी। वहाँ हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर फर्ज किया हमारे पास एक सॉलिड है उसका वॉल्यूम V1 है और एक सॉलिड है उसका वॉल्यूम V2 है, इनकी रेशो लें तो ये इक्वल होगी इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ है ना उनकी रेशो के क्यूब के। एरिया में हम क्या ले रहे थे स्क्वायर, अब जब वॉल्यूम की बात आ रही है तो हमने क्या लेनी है, पावर 3 लेनी है, ठीक है। अब इसी फार्मूला को यूज़ करके अब वो कहता है फाइंड द अननोन वॉल्यूम इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स, यानी ये उसने हमें खुद बता दिया ये सॉलिड सिमिलर है, हमें इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहला पार्ट है उसमें देखें 2 कोन्स गिवन है, जो छोटी कोन है उसका वॉल्यूम V1 उसने कहा 200 क्यूबिक सेंटीमीटर और इसकी बेस का ये रेडियस उसने बताया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। इसको हम R1 कह लेते हैं, रेडियस R पर रेडियस। उसके बाद जो बड़ी कोन है उसका वॉल्यूम हमने मालूम करना है और उसका रेडियस उसने बताया हुआ 4 सेंटीमीटर, इसको हम R2 कह लेते हैं 4 सेंटीमीटर। अब यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम V2 फाइंड करने के लिए। तो मैं उसी को लिख लेता हूँ, सिर्फ चेंज क्या कर रहा हूँ कि L की जगह R लिख रहा हूँ, यानी कि जो हमारे पास डायमेंशन गिवन है उसकी मुनासिबत से उसका नाम रख दिया, वरना आप L1 L2 भी यूज़ कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। V1 की वैल्यू हमें पता है 200, इसी तरह R1 और R2 की भी वैल्यूज़ पता है, ये वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले में दर्ज कर दें।
अब एक तरीकाकार तो यहाँ पे यह है कि जी आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, और डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर क्यूब लेंगे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में। तो बेहतर आप इसे फ्रैक्शन में ही लेके चलें, यानी फ्रैक्शन में इसको, जैसे पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था ना 2.5 है, एक तो मैनुअल मेथड है ना 2.5, और ये जो बटा है इसको मैं लिख लेता हूँ डिवीजन 4। अब इसका डेसिमल खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप, डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल की राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दिए, यानी 10, और डेसिमल खत्म हो गया, डिवीजन 4। अब जिसको हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, और जहाँ पे आपको पता है डिवीजन हो वहाँ हमने मल्टीप्लाई करना होता है, और बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा लेना होता है। तो 25/10 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ये देखें ये भी 5 पे डिवाइड हो गया 5, ये भी 5 पे 2, तो 5 1s आर 5, 2 4 टाइम्स 8 यानी 5/8। एक तो ये आप मैनुअल प्रोसीजर करेंगे, काफ़ी लंबा काम है, लेकिन उससे भी बेहतर है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें अगर आपके पास मौजूद है, कि आप सिंपली लिखेंगे 2.5 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपको आंसर दे देगा, देखें फ्रैक्शन में। तो 5/8 इसकी जगह आप लिख दें 5/8 का क्यूब आ गया। अब 5 का क्यूब अलहदा लें 125, और 8 का क्यूब 512 आ जाएगा, ये कैलकुलेटर पे ले लीजिएगा। हमने फाइंड करना है V2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो V2 को 125 से मल्टीप्लाई किया, 512 को 200 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब जिसको फाइंड करना है उसको आइसोलेट करने के लिए जो 125 है उसको राइट साइड पे जाके आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ले जाते हैं जी कि 125 को राइट साइड पे जाके ये डिवाइड करें। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों 25 पे हो जाते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5, ठीक है। और इसी तरह 8 को 512 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करें, तो डेसिमल में आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा 819.2 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम। सेम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हमने काम करना है, उसमें अब जो छोटा क्यूब है उसका वॉल्यूम हमने मालूम करना है, जबकि उसकी एक लेंथ यानी इसे आप L1 कह लेंगे वो गिवन है। इसी तरह बड़े जो क्यूब है उसका वॉल्यूम भी गिवन है, और उसकी जो लेंथ है L2 वो भी गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वही फार्मूला जो हमने पीछे यूज़ किया। अब V1 तो फाइंड करना है, V2 की जगह 686 और L1 की जगह 5, L2 की जगह 7, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। अब ये ऑलरेडी जो फ्रैक्शन में तो 5 का क्यूब लें 125 और 7 का क्यूब लेंगे तो 343 आ जाएगा, ठीक है। ये दोबारा बाय मिस्टेक रिपीट हो गया, बारा कोई इशू नहीं, हम इसका आगे ले लेते हैं वॉल्यूम। तो 125/343 आ गया। वॉल्यूम मालूम करना है, ऊपर ही या न्यूमरेटर है, तो सिंपली ये डिवाइड कर दो, जाके मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। बाकी काम आप कैलकुलेटर पर डायरेक्टली कर लीजिएगा, या आपको वैसे भी नज़र आ रहा है कि ये 343 टाइम्स 1 है 343 और 2 टाइम्स 686, 2 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो 250 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास V1 आ जाएगा। यहाँ पे V1 कर लें, ये वॉल्यूम आ गया। तो ये दोनों पार्ट्स हो गए हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के। अब हमने बात करनी है एग्जाम्पल नंबर 10 की। एग्जाम्पल नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ सॉलिड कोन C इज कट इनटू 2 पीसेस A एंड B। ये सामने उसमें फिगर भी दे रखी है कि हमारे पास एक बड़ी कोन थी जिसका नाम था C, ये ऊपर मेंशन्ड है कि C नाम था, और उसके 2 पीस बनाए गए हैं। एक पीस A है जैसे ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको, यानी यहाँ से इसको काटा गया है, और एक पीस ऊपर बन गया, और एक पीस B जो नीचे बन गया, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, 2 पीस बन गया। अब ऊपर वाला पीस जो है वो बेसिकली कोन ही रहेगा, क्योंकि जब आप कोन को काटेंगे दरम्यान से, अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूँ तो उसकी ये एक सर्कुलर बेस बनेगी, और ये इसका यानी कि वर्टेक्स होगी। तो ये कोन ही है, समझ लीजिए जो ऊपर वाला पीस है ये बेसिकली कोन ही है, जबकि नीचे वाले पीस को हम कोन नहीं कह सकते। क्यों कोन नहीं कह सकते? क्योंकि इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से, और नीचे इसकी बेस को हम एक्सटेंड करें तो कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह की इसकी शेप बनेगी। ये बी पार्ट है, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं फ्रस्टम, कि ये फ्रस्टम है कोन का, ठीक है। तो ये 2 पीस बन गए हैं हमारे पास विद स्लोपिंग एज 6 सेंटीमीटर। स्लोपिंग एज कौन सा है? ये वाला। और ये ए पार्ट का आप क्या लें 6 सेंटीमीटर, चलें इधर भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है। एंड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये देखें ये वाला है, ये इसका समझ लें कि ये इसकी स्लोपिंग एज है 4 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशो। आप रेशो फाइंड करनी है, पहले 3 पार्ट्स में रेशो फाइंड करनी है, चौथे में वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो पहले पार्ट में रेशो फाइंड करनी है, डायमीटर्स ऑफ द बेसिस ऑफ द कोन्स ए एंड सी, कि कोन ए और कोन ये जो आपके पास पहले शुरू में कोन थी काटने से पहले सी,
उसके बेसिस के जो डायमीटर्स है उसकी रेशो फाइंड करनी है। अब डायमीटर बेसिकली क्या होता है कि ये जो बेस है सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर से गुजरने वाला वो लाइन सेगमेंट जो मीट करता है सर्कल को दोनों एंड पॉइंट्स यानी जिसके होते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर, उसे कहते हैं डायमीटर। ये बेसिकली रेडियस का डबल होता है। इसी तरह ये जो ओरिजिनल कोन थी हमारे पास सी, उसका ये डायमीटर है। तो अब ए पहले है तो ए टू सी रेशो हमने फाइंड करनी है, यानी ए ऊपर आएगा और सी नीचे आएगा। इसका डायमीटर ए का ऊपर आएगा, सी का नीचे आएगा। तो ए को हम कह लेते हैं D1, इसका डायमीटर D1 है, और इसके डायमीटर को हम नाम दे लेते हैं D2। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, लेट D1 इज़ द डायमीटर ऑफ कोन ए एंड D2 इज़ द डायमीटर ऑफ कोन सी, यानी ये जो बड़ी कोन है। अब इसमें आपने याद रखना कि जब हम एक कोन को दरमियान से काटते हैं ना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो भी एक कोन ही होती है, जैसे ये आपको बना के दिखाया, ए पार्ट कोन ही होती है। तो वो जो कोन होती है वो पहले वाली जो कोन होती है बड़ी उसके सिमिलर होती है, ठीक है, जब हॉरिजेंटली हम उसको काटते हैं। तो यहाँ पे ये ए कोन यानी ए पार्ट और ये जो बड़ी कोन है सी जो शुरू में मौजूद थी, ये आपस में सिमिलर होंगी, ठीक है। तो सिमिलर कोन्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हमने इनकी डायमीटर्स की रेशो निकालनी है। अब डायमीटर्स की रेशो जो होगी ना, यानी कि D1 ओवर D2 आप कह लें, वो इक्वल होगी इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ है। जैसे ये ए कोन है, इसकी साइड लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो बी कोन है ना, जो सॉरी सी कोन है ना, जो बड़ी कोन थी, इसकी साइड लेंथ क्या होगी, ये सारी, ठीक है। ये टोटल यानी दोनों को ऐड करेंगे आप 6 + 4। ये ना ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ नीचे वाला हिस्सा ले लेना, ये टोटल होगी। तो ये आ जाएगी 6 + 4, क्योंकि हमने पहली एक्सरसाइज में ही पढ़ा था जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, जो सिमिलर फिगर्स होती हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल होती है। यहाँ पे याद रखना डायमीटर्स की बात हो रही है, जब एरियाज़ की बात हो तब स्क्वायर लेते हैं, और जब वॉल्यूम्स की बात हो तब क्यूब लेते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे D1 ओवर D2 इज इक्वल टू 6 ओवर 6 + 4। अब नीचे क्या आ जाएगा 6 + 4 10। तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दोनों 2 पे डिविजिबल है। तो 3/5 हमारे पास ये रेशो आ गई, हमने सिर्फ रेशो निकालनी थी। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है द एरिया ऑफ द बेसिस ऑफ द कोन्स ए और सी, कि ये जो कोन ए है इसके एरिया और ये जो कोन हमारे पास सी थी जो बड़ी कोन सी ओरिजिनल, इसकी बेस के एरियाज़ की रेशो निकालनी, ठीक है। निकालनी क्या है, रेशो। तो यहाँ भी ए पहले और सी बाद में। तो जो कोन ए की बेस का एरिया है वो ऊपर आएगा, और कोन सी के की बेस का एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब एरियाज़ के लिए जो है वो फार्मूला चेंज हो गया, क्योंकि एरियाज़ की बात हो रही है। तो आपको याद रहना चाहिए, जब हम एरियाज़ की बात करते हैं, फ़र्ज़ किया एक का एरिया, एक फिगर का एरिया A1 है, एक का A2 है, इनकी रेशो किसके इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ्स होती है ना उसकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ फार्मूला हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ कोन ए ओवर एरिया ऑफ कोन सी D1 ओवर D2 का स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या किया है कि ये जो इनके डायमीटर्स हैं, ये बेसिकली डायमेंशंस हैं इनकी, ठीक है, उनकी रेशो ले ली है जो हमने फाइंड की थी। आप चाहे तो इन साइड लेंथ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखें जब आप इनको यूज़ करेंगे फिर ये लिखेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये बनाएंगे, तो बेहतर आप इसी को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करें। तो अब दोबारा इसकी जगह आ जाएगा 3/5 ऊपर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो इनके एरियाज़ की रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी 9/25, ठीक है। उसके बाद कहता है वॉल्यूम्स ऑफ द कोन्स ए एंड सी, यानी ए कोन का वॉल्यूम और जो हमारे पास शुरू वाली कोन थी सी, उसका वॉल्यूम आपने निकालना है। तो वॉल्यूम्स की रेशो का फार्मूला, चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वॉल्यूम्स की रेशो का फार्मूला था V1 ओवर V2, कि अगर एक सॉलिड का वॉल्यूम V1 है, दूसरी का V2 है, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसकी रेशो के क्यूब के इक्वल होता है। तो इस तरह अब हमने लेके चलना है। बाकी रेशो हम वही जो डायमीटर्स की निकाली है ना शुरू में पहले पार्ट में, वही यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन ए ओवर वॉल्यूम ऑफ कोन सी, D1 ओवर D2 का क्यूब आ जाएगा। अब देखें ऊपर क्यूब आ गया। अब D1 ओवर D2 हमने क्या निकाला था 6/10, यानी कि उसको सिंप्लीफाई किया था तो 3/5। तो वही आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें 3/5। 3 का क्यूब 27, 5 का 125। तो ये हमारे पास वॉल्यूम्स की रेशो आ गई 27/125। 3 पार्ट हो गए हैं जी हमारे। अब चौथा पार्ट देख लेते हैं। कहता है इफ़ वॉल्यूम ऑफ कोन ए इज़ 72 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी। अगर वॉल्यूम कोन ए का वॉल्यूम जो है वो 72 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, आपने जो वॉल्यूम फाइंड करना है ना वो सॉलिड बी का फाइंड करना है। सॉलिड बी से मुराद ये जो हिस्सा है जिसको हमने फ्रस्टम का नाम दिया, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। बहरहाल पहले अब कैसे फाइंड करना है उसके लिए देखें।
कि पहले हम क्या करेंगे, ये बड़ी जो कौन थी ना जो शुरू में मौजूद थी, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। और ए का वॉल्यूम उसने हमें दिया है, यानी ये जो ऊपर वाला है ना हिस्सा, इसकी मैं बात करूँ, ये वॉल्यूम उसने हमें दिया। तो जब ये वॉल्यूम जो बड़ी कौन थी उसमें से ये ऊपर वाला वॉल्यूम हम जब माइनस कर देंगे ना, तो पीछे हमारे पास यही बचेगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि बड़ी कौन का वॉल्यूम मालूम करते हैं, फिर उसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें ये सॉलिड बी का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम बड़ी कौन का मालूम करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कौन ए हम इसी फार्मूला में जो भी हमने मालूम किया ना रेशो वाला, इसी में 72 पुट कर देंगे उसकी जगह। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इन दोनों को आपस में, तो आ गया 27 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कौन सी इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 125। अब 27 उधर जाके दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है, या पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में डिवाइड कर लें। इसको कैलकुलेटर पे ही आप सिंप्लीफाई कर लें, जैसे ये भी हमारे पास 9 पे डिवाइड हो जाता है, 9 3 टाइम 27, और ये भी 9 पे डिवाइड हो जाता है, 8 आ जाता है। फिर 8 को आप 125 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें, या आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कौन सी हमारे पास आ जाएगा 1000/3, ठीक है। इसको डेसिमल में नहीं लिखा ताकि हमारे पास जो फाइनल आंसर है ना वॉल्यूम ऑफ कौन सॉलिड बी वो एग्जैक्ट आए, क्योंकि आपकी बुक में भी डेसिमल में नहीं है, तो मैं कोशिश किया कि डेसिमल के बगैर लिखें। अब ये 1000/3 है, इसको उसने एज आ जो है ना मिक्स्ड नंबर लिखा। मिक्स्ड नंबर आई होप कि आप समझते होंगे कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है उसको अंदर रख लिया, नीचे वाली से डिवाइड किया। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, तो 999 आएगा, तो बाकी एक बचेगा। अब इसको इस तरह आप लिख सकते हैं कि 333 एज आ होल पार्ट 1/3। तो इस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं, आपकी बुक के मुताबिक मैंने करने की कोशिश की है। अब ये वॉल्यूम आया हमारे पास किसका, जो बड़ी कौन थी शुरू में, लेकिन हमने निकालना है सॉलिड बी का, तो उसके लिए अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें से जो बड़ी कोन का वॉल्यूम था उसमें से ये जो ऊपर वाली छोटी कोन है इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम मिल जाएगा जो नीचे वाला पार्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन सी माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ए। तो इसका वॉल्यूम ये हमारे पास मौजूद है, या आप डायरेक्टली 1000/3 ही लिख लें, वरना फिर बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -72। अब इसका आप देखें एलसीएम लेंगे या कैलकुलेटर पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है आपके पास। तो 3 एलसीएम आया, 72 को इससे मल्टीप्लाई करें 216, इसमें से ये चीज़ माइनस करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा ना वो 1000 - 216/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 784/3। इसको भी सही पार्ट में यानी होल पार्ट में मिक्स्ड नंबर बनाने के लिए आप उसी तरह 3 से डिवाइड करें। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे आई होप कि इतना काम आप कर सकते हैं। 3 2 टाइम्स 6, बाकी 1 बचा, 8 ऊपर नीचे उतारा, 3 6 टाइम्स 18, ठीक है, बाकी क्या बचा ये 4, तो 3 1 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, बाकी एक बचा, यानी ये 261, ठीक है, ओवर 261 सॉरी एज अ होल पार्ट 1/3 आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा इस सॉलिड का जो बी था, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 की एग्जाम्पल नंबर 11 जो पंजाब बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की है, मॉडल पेपर में भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है। इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। द मैस ऑफ सैक ऑफ अ राइस इज़ 50 kg एंड हाइट 60 सेंटीमीटर। सैक ऑफ राइस का मतलब है कि चावलों की एक बोरी है, उसका मैस है 50 kg, जिसमें यानी कि 50 किलोग्राम चावल है, एंड हाइट 60 सेंटीमीटर, उस बोरी की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द मैस ऑफ द सिमिलर सैक ऑफ राइस। अब सिमिलर एक हमारे पास और बोरी है और वो भी चावलों की ही है, ठीक है, उसका मैस मालूम करना है कि उसमें कितने किलोग्राम चावल हैं, जबकि उसकी हाइट बता रहा है विद हाइट ऑफ 90 सेंटीमीटर, कि हाइट उसकी 90 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करके जो चावल निकालने हैं दूसरी बोरी के कि उसमें कितने किलोग्राम चावल है, ठीक है। अब इस डाटा को अगर हम लिखें तो हमारे पास मैस गिवन है पहले एक बोरी का, इसको हम M1 कह लेते हैं, लेट्स से 50 kg उसने जो दिया इसको M1 कह लेते हैं, ठीक है। और इसी बोरी की जो हाइट है उसको चलें H1 कह लेते हैं, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद जो दूसरी बोरी है उसका मैस हमने मालूम करना है और हाइट को हम H2 कह लेते हैं और मैस को M2 कह लेंगे। तो लिखते हैं जी हाइट हमारे पास 90 सेंटीमीटर है दूसरी बोरी की, और उसका जो मैस मालूम करना है उसको M2 कह लेते हैं। अब देखें जब हम सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो बोरी है ना बेसिकली एक 3D शेप है, यानी एक सॉलिड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपने दो फार्मूले पढ़े हैं सिमिलर फिगर्स के केस में, एक तो एरियाज़ का फार्मूला पढ़ा है कि फर्ज किया हमारे पास एक फिगर है उसका एरिया A1 हो और दूसरी फिगर है उसका एरिया A2 हो,
ठीक है। तो उनकी जो रेशो है वो इक्वल होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ की रेशो के स्क्वायर के। और दूसरे बार आपने फार्मूला पढ़ा था वॉल्यूम्स का, कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सॉलिड है उसका वॉल्यूम V1 है और दूसरा हमारे पास जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम V2 है। तो वो उनकी रेशो आप इक्वल होती है उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसकी रेशो के क्यूब के इक्वल। अब ये जो चावलों की बोरी है ये बेसिकली एक 3D शेप है, यानी एक सॉलिड है। और सॉलिड में हम जो बात करते हैं वो किसकी करते हैं, वॉल्यूम्स की करते हैं, ठीक है। तो एरियाज़ की नहीं करेंगे, एरियाज़ का भी हो सकता है लेकिन उसके लिए एक उसकी पर्टिकुलर साइड, जैसे आप कह लें कोई कोन है तो कोन की बेस का एरिया पिछले जैसे एग्जांपल में हम कर रहे थे, तो एरियाज़ की भी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे। दूसरा रीज़न आपको बताऊं कि वॉल्यूम्स को ही हम क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें डायरेक्टली उसने ना हमें एरिया की बात की है ना ही वॉल्यूम की बात की है। ये हमने खुद अज्यूम करना है कि हमने यहाँ पे एरिया वाला फार्मूला लगाना है कि वॉल्यूम वाला। उसके लिए दूसरी जो सॉलिड रीज़न है वो आपको मैं बताता चलूँ कि जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो ना जिसमें मैथ्स गिवन हो, ठीक है, तो आपने देखना मटेरियल दोनों में सेम है कि नहीं। जैसे देखें एक बोरी में चावल है तो दूसरी बोरी में भी क्या है, चावल ही है, यानी दोनों में मटेरियल सेम है, तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि डेंसिटी क्या होती है, इज इक्वल टू होती है मास ओवर वॉल्यूम। फर्ज किया एक बोरी है उसमें जो मटेरियल उसकी डेंसिटी वो 1 है, उसका मास M1 है और वॉल्यूम V1 है, ठीक है। और दूसरी बोरी है उसमें जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी ρ2 है और उसका मास M2 है और वॉल्यूम V2 है। अगर तो दोनों में मटेरियल सेम है, जैसे यहाँ पे देखें दोनों में चावल है, अगर एक में चावल होते हैं और दूसरे में गंदम होती तो फिर बात होती, दोनों में चावल है तो इसका मतलब है दोनों की डेंसिटी सेम है। तो हम कह सकते हैं ρ1 इज इक्वल टू ρ2 है। तो ρ1 इज इक्वल टू, यानी डेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2, ये सेम है। अब डेंसिटी ऑफ 1 हमने क्या लिखा है M1 ओवर V1 और डेंसिटी ऑफ 2 हमने क्या लिखा है M2 ओवर V2। अब यहाँ से हमने जो रिलेशन है ना एक मास और वॉल्यूम में निकाल सकते हैं। वो कैसे कि M2 इधर आके इसको डिवाइड करेगा और V1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये M1 ओवर M2 इज इक्वल टू V1 ओवर V2, यानी जो मास की रेशो होगी वही वॉल्यूम्स की रेशो होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम्स का फार्मूला लगाएंगे। तो ये दो रीज़न मैंने आपको बताया है, एक तो 3D शेप्स हैं, जो बोरियाँ हैं वो 3D शेप्स हैं, तो वहाँ वॉल्यूम्स की बात होगी। और दूसरा जब हम फिज़िक्स को भी यूज़ करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और हमारे पास मटेरियल सेम है, तो जब मटेरियल सेम होगा तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कि उनकी डेंसिटी भी सेम होगी, हम इन दोनों का रिलेशन निकाल सकते हैं कि मास और वॉल्यूम आपस में इक्वल होते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने की हद तक का। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसी फार्मूला को यूज़ करना है। सिर्फ V1 की जगह M1 आ जाएगा और V2 की जगह M2, बाकी L1 की जगह आप H1 लिख देंगे और L2 की जगह H2 लिख देंगे। तो ये फार्मूला थोड़ा इस तरह हमने मॉडिफाई कर लिया। अब M1 हमें गिवन है 50, M2 मालूम करना है, H1 60 और H2 भी हमें पता है। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे इनपुट कर दें। देखें ये 0 इससे कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, और ये भी हमारे पास 3 पे डिवाइड हो जाता है ये भी, ठीक है, क्योंकि अगर हम 60 का डायरेक्ट क्यूब लेते तो बहुत बड़ा नंबर आना था, इसी तरह 90 का भी लेते तो बहुत बड़ा नंबर आना था। बेहतर है आप सिंप्लीफाई कर लें। तो ये 2/3 का क्यूब आ जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई हो गया, लेफ्ट साइड उसी तरह रही। अब 2 का क्यूब लेना भी आसान है, 3 का भी, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 27। यहाँ से हमने इसको आइसोलेट करना है M2 को, क्योंकि इसी को मालूम करना है। तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ। तो देखें M2 मल्टीप्लाई बाई 8 और 50 मल्टीप्लाई बाई 27। तो 8 मल्टीप्लाई बाई M2 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 27। अब 8 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड कर देगा, M2 आपके पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 27 ओवर 8। अब ये कैलकुलेटर पे आप इजीली कर सकते हैं कि 50 को 27 से मल्टीप्लाई करें और 8 से डिवाइड कर दें। आपके पास जो मैथ्स आ जाएगा ना दूसरी बोरी में, यानी चावलों का जो मैथ्स है वो 168.75 kg आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम इसकी जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 की स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल कैन्स, के हमारे पास 2 सिलेंड्रिकल कैन्स हैं। कैन आई होप के आप समझते होंगे, सिलेंडर की शेप का भी आपको पता है, कुछ इस तरह से शेप होती है सिलेंडर की और कैन की, ठीक है। तो 2 सिलेंड्रिकल कैन्स हैं और उनकी यानी कि वो आपस में कैन सिमिलर हैं। इनमें ये हो सकता है कि एक बड़ा हो ज़रा और एक ज़रा छोटा हो, लेकिन हैं क्या वो आपस में सिमिलर है। तो कहता है उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स है ना उनकी रेशो ये है 3:2। पहली वैल्यू बड़ी है, दूसरी जो है वो छोटी है। इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो 3/2 लिखेंगे।
तो ये जो रेशो ली गई है बड़े से छोटे की तरफ ली गई है, क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी है। तो कहता था लार्जर सिलेंड्रिकल कैन हैज़ सरफेस एरिया ऑफ 67.5 स्क्वायर मीटर्स। जो बड़ा कैन है उसका सरफेस एरिया ये है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैन। तो छोटे कैन का आपने सरफेस एरिया मालूम करना। तो रेशो भी हमें देखें बड़े से छोटे की तरफ है, तो इनके एरियाज़ की रेशो भी बड़े से छोटे की तरफ आपने लेनी है। ठीक है, तो पहले हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट A1 इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कैन। बड़े कैन का एरिया A1 है, तो A2 क्या है, छोटे का एरिया। अब फार्मूला आपने पढ़ा है कि एरियाज़ की रेशो किसके इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड लेंथ है उसकी रेशो के स्क्वायर के। तो वही फार्मूला हम जहाँ पे लगाएंगे बड़े से छोटे की तरफ ही लगाएंगे, क्योंकि हमें रेशो उसी तरह गिवन है। ठीक है, तो L1 L2 की जगह हमने 3/2 लिख दिया। अब A1 जो बड़े का एरिया है वो 67.5 है, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से हमने A2 निकालना है, तो A2 डिनोमिनेटर में इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, और 4 को आप 67.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई A2 इज़ इक्वल टू 67.5 मल्टीप्लाई बाई 4। 9 मल्टीप्लाई कर रहा है क्योंकि इसको मालूम करना है, अकेला करना, ये उधर जाके डिवाइड कर देगा। तो अब आप इसको डिवाइड करें, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 30 मीटर स्क्वायर आपके पास जो छोटा कैन है ना उसका एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें कहता था स्मॉलर सिलेंड्रिकल कैन हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 132 क्यूबिक मीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टिन कैन। छोटे का वॉल्यूम उसने दे दिया, बड़े का कहता है मालूम करें। तो रेशो जैसे मैंने बताया बड़े से छोटे की तरफ, तो यहाँ पे भी हम उसी मतलब के रेशो को मलूज़ याद रखते हुए चलेंगे कि उसी तरह बड़े को कह लेते हैं उसका वॉल्यूम V1 है और छोटे का वॉल्यूम V2 है, क्योंकि हमने जो रेशो लिखनी है V1 ओवर V2 वो क्या लिखनी है, हमने बड़े से छोटे की तरफ लिखनी है, क्योंकि हमें जो रेशो गिवन है वो बड़े से छोटे की तरफ है। तो अब वॉल्यूम्स का फार्मूला लिखें जी, कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड लेंथ होती है उसकी रेशो के क्यूब के इक्वल होती है। तो V1 का तो नहीं हमें पता, वो मालूम करना है। V2 हमें गिवन है 132, तो डिनोमिनेटर में 132 आएगा, ऊपर एज इट इज़ 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। 132 डिवाइड कर रहा है क्योंकि V1 को अकेला करना है, ये सिंपली उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। अब कैलकुलेटर पे ही आप इनको मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करें, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा जो हमारे पास बड़ा है उसका 445.5 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह हमने ये दोनों चीज़ें मालूम कर ली। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।